टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज के एक शानदार शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कहा यह जाता है, सुना यह जाता है बहुत सारे गानों में, लाई बेकदरा नाल यारी के टूट गई तड़क करके। क्या मतलब है इस बात का आप जानते हैं? अगर बेकदरे लोगों के साथ रहेंगे तो यारियां इसी तरह टड़क करके टूट जाया करेंगी। इसलिए अपने दोस्तों का, अपने अहबाब का जो इंतखाब है वो बहुत ही सोच समझ के कीजिए, क्योंकि बहुत सारे तरह के लोग हैं हमारे बीच में, जैसे कि आप हैं, और हमें अकेले के रह जाने के खौफ से सिर्फ अपने इर्द गिर्द फालतू और फजूल लोगों को जमा करके रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि यार अकेले नहीं है, चलो यार है तो सही, कोई तो है, ये कोई तो है और ये है तो सही वाली जो सोच होती है ना, ये यकीनन आपको एक बहुत बड़े मसले में डाल देगी। क्योंकि आपको पता है जो बुरी कंपनी, जो बुरे दोस्त होते हैं वो आपका कहीं तारुफ ना बन जाए, क्योंकि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। यही स्कूल में सुना होगा आपने यकीनन, और यही चीज़ें जो आप अपने बच्चों को सिखाइए, क्योंकि दोस्त वो फैमिली होते हैं जो आप खुद चूज़ करते हैं। बहन भाई माँ बाप वो फैमिली होते हैं जो अल्लाह ताला आपको अता करते हैं, लेकिन दोस्त वो ज़बरदस्त फोर्स होती है जो आप खुद चूज़ करते हैं, जिनको आप ज़िंदगी में एक मौका देते हैं। तो सिर्फ उन लोगों के साथ मत रहिए कि अपना अकेलापन जिससे दूर हो जाए, उन लोगों के साथ रहिए जिनसे आप खुद सीख सकें, जिनके साथ आप हंस बोल सकें, जिनके साथ आप दिल की बातें कर सकें। और अगर आप कभी भी ये चीज़ देखते हो, जिस तरह हम लोग देखते हैं कि कोई दरख्त है उसमें कुछ सूखे पत्ते, तो हम उनको काट के फेंक देते हैं। अगर कोई फल है जिसके अंदर कुछ हिस्सा गल सड़ गया होता है तो हम उसको अलहदा कर देते हैं और फल को साफ कर देते हैं। तो अगर आप अपने दोस्तों में कोई बुरी आदत देखें, अगर आप अपने दोस्तों में, अपने प्यार करने वालों में, अपने अहबाब में कोई ऐसी चीज़ देखें कि जो सही आदत नहीं हो, जो गलत आदत हो, उसको सही करने की कोशिश कीजिए। और अगर वो सही नहीं हो रहे तो आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक बार ही मिलती है और आपको अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तौर पे गुजारनी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से वो लोग जुड़े हैं जो कि अल्लाह ताला ने भी आपको अता किए हैं। तो जो लोग आपने अपने लिए खुद चूज़ किए हैं, जिन लोगों का आपने खुद इंतखाब किया है, उनको ना आपने तरजीह देनी है उन लोगों पे जो अल्लाह ताला ने आपको अता किए हैं, ना उन लोगों को जो आपने खुद अपने लिए जिनका इंतखाब किया है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपको बैलेंस बना के रखना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में सही लोगों का इंतखाब कीजिए, सही दोस्त अपनी ज़िंदगी में रखिए जिनसे आप कुछ सीख सकें, जिनसे आप महजूज हो सके, जिनके साथ हंस बोल सके, जिन पे आपको 100% भरोसा हो। और वक्त एक ऐसी शानदार चीज़ है जो कि हर सच को बेनकाब कर देता है, और कभी कभी हम बहुत सारी दोस्तों की वजह से ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए अगर कोई आपका अच्छा और सच्चा दोस्त होगा तो वो कभी ना आपके साथ ज़्यादती करेगा, ना आपके साथ होने वाली ज़्यादती को बर्दाश्त करेगा। तो आप अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को आंखें खोल के, अपना दिमाग खोल के उनका इंतखाब कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। क्योंकि दोस्त एक बहुत बड़ी फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत आपकी ज़िंदगी की बनती है, और हम हमेशा दोस्तों की अहमियत आपको बताते रहते हैं। आज के एक शानदार शो आपके लिए लाइन अप किया है। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ होंगे और आपकी जुएँ निकालेंगे। मेरा मतलब है कहने का कि अगर आपको जुओं और लीकों का प्रॉब्लम है तो आपके बालों से जुओं और लीकों का प्रॉब्लम डॉक्टर खुर्रम मुशीर आज हमारे शो में निकाल के जड़ से बाहर फेंक देंगे। शेफ़ मुनीज़ा आज कुछ मीठा बनाएंगी, लेकिन वो एक सीक्रेट है, वो बताती नहीं कि क्या बना रही है। तो आज शेफ़ मुनीज़ा मीठा बनाएंगी, और उसके साथ साथ आप लोगों का मनपसंद टॉपिक से रिलेटेड हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है वो होगा शादी से रिलेटेड क्या। हमारे साथ होंगे हमारे एक दो बहुत मशहूर लॉयर्स, उवैस अहमद सिद्दीकी साहब और सादिया दाऊद। आज हम डिस्कस करेंगे कि निकाह नामा बेसिकली क्या चीज़ है। निकाह नामे के एक क्लॉज को डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग, जब हम ऑफकोर्स जब हमारे घरों में शादियाँ होती है, बहन भाइयों की हो या हमारी खुद की हो, तो हम जज्बात में इतना हम लोग खुश होते हैं, एक फेस्टिव माहौल होता है, और चीज़ों पर इतना ध्यान दे रहे होते हैं कि हम निकाह नामा पढ़ते ही नहीं, बस कहते हैं कहाँ साइन करना है और बताओ, वहाँ साइन करके नई ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। लेकिन निकाह नामा
पढ़ना हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2 ज़िंदगियों का मामला है। अच्छी तरह पढ़ के समझ के ही उसको साइन किया जाना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, आज का एक बहुत ही शानदार शो आपका मुंतज़िर है। अपना चाय, कॉफ़ी, अपना नाश्ता, अपना अखबार को तो साइड पर रख दें और ख़ास तौर पर प्लीज़ फ़ोन को तो साइड पे रख दें। अगर आप हमें टीवी पे देख रहे हैं और अगर आप हमें टीवी पे नहीं देख रहे तो हम इस वक्त लाइव यूट्यूब पे भी आ रहे होते हैं, तो आप यूट्यूब पे भी हमें देख सकते हैं। आप हमारा आज का शो देखिए, महसूस होइए, एंजॉय कीजिए। अगर कोई बात हो कहने की तो आप हमें कॉल करके ज़रूर अपने दिल की बात कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन हम आपके बहुत ही मुखलिस और आपसे प्यार करने वाले दोस्त हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों के जितने भी जिल्द, बालों से या फिर ज़हनी मसाइल हैं, उसके लिए हम अपने मशहूर मशहूर एक डॉक्टर साहब हैं जिनको हमेशा दावत देते हैं, जिनके आते ही आप सबके और हम सबके चेहरों पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और एक माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां इनको हमेशा नजर बद से बचाए। इनके आते ही लगता है कि एक रौनक जैसे कहते हैं ना लग जाती है हमारे सेट पे भी। और यकीनन जब आप घर में हमारा ये सेगमेंट देखते होंगे तो आपके घर में भी एक रौनक का ही माहौल होता होगा। हमारे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अजीज डॉक्टर खुर्रम बशीर। कैसे हैं आप? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कैसे डॉक्टर साहब आप? बिल्कुल ठीक ठाक है सर, आप बताएं। इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, बस ये आपके दिल की बात है। नहीं, जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखता है वैसे हम तो। नहीं डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये भी है मेरे ख्याल से, हम लोग ये भूल जाते हैं कि देखें जो शख्सियत होती है वो एक आईने की तरह होती है, और आपकी जो शख्सियत होगी उसको वही आपको दूसरों में भी नजर आएगी। और मेरे ख्याल से वही तलाश भी आप मेरे ख्याल से वही करते हैं कि आप जिस तरह नेचुरली सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आई डोंट नो, बात है वैसे नहीं डॉक्टर साहब, अगर देखिए अगर हाँ। आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है बिल्कुल, तो आप सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग तलाश करेंगे कि एक हंसी मजाक हो, एक अच्छा माहौल हो, है ना। लेकिन मैं एक थोड़ा सा माजरत के साथ ख़वातीन और हज़रात एक टॉपिक से थोड़ा सा डिविएट करके एक सवाल है कभी कभी ना डॉक्टर साहब, क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है कि आप माशाल्लाह हर शोबे में हर सब्जेक्ट पे महारत हासिल है और आपकी अपना नज़रिया है ज़िंदगी का। डॉक्टर साहब, मैं जनरली देखता हूँ कि पाकिस्तान में जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे अगर मैं कभी ट्रैवल करता हूँ प्रोजेक्ट्स के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में बिल्कुल या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ जनरली अगर कोई आपको देखता है तो यू नो दे पास अ स्माइल, वो मुस्कुरा के आपको देखते हैं, आप भी देखते हैं, या दूर से ऐसे ही कोई आपको नॉड करके चला जाता है। यहाँ पर आई थिंक लोग माइंड कर जाते हैं इस चीज़ को, इसकी क्या आपको वजह लगती है? थोड़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसको कोई जो लोग दिल पे नहीं लें, मगर बिल्कुल एक फैक्ट है। अभी जो हमारे देखिए प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, वो थोड़ा महंगाई होती थी तो वो कितना ख्याल करते थे, और वो कोई बात होती कहते थे कि घबराना नहीं है। वो कितनी उनके अंदर एक वो था, एक ख्याल, एक गम, तो लोगों ने उसको मजाक बना दिया। ठीक है, अच्छा अब एक 60 रुपये 70 रुपये बढ़ता है, कोई पूछता भी नहीं है तो लोग ठीक हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा उनसे कि आप घबराएं नहीं या घबराएं, आपका दिल चाहे जो करें। ठीक है, पहले इतना ख्याल था। हमारे यहाँ एक पता है थोड़ा सा एक बहुत बड़ी बात है, बाहर के मुल्कों में एक मुरव्वत होती है ना, एक थोड़ा सा एक वो जेस्चर, एक बहुत ही मोहब्बत का वो खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से उसकी वजह ये भी कि देखें, अगर मैं आपको पहली बार कोई गाड़ी चलाने के लिए दूं तो आप कितना एहतियात से संभाल के चलाएंगे, और भी आपको ये ख्याल होगा कि इसके ना कोई इंजर पिंजर लूज ना हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, या कोई कुछ भी शॉक्स खराब ना हो जाए, बिल्कुल। और कोई बार एक गाड़ी चलाता ही आ रहा हो और उसको ये भी पता हो कि आगे भी मुझे मिल ही जाएगी चलाने के लिए, तो मेरे ख्याल से एक वो भी एक रवैया होता है। वो सही क्या, बिल्कुल सही। मगर पता ओवरऑल मैंने देखा है लोगों के अंदर ये हो गया है हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेट है, ऐसे लोग अच्छे भी बहुत हैं मगर थोड़ा लोग थैंकलेस हो गए हैं। जैसे मतलब एक अच्छा जेस्चर, एक स्माइल, वो नहीं है, मतलब वो लोग खुद भी शायद खुश नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से जनरल माहौल जो है ना, मुझे लगता है कि सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि हर अच्छी चीज़ के साथ या हर वो चीज़ जो आपको खुशी देती है, मेरे ख्याल से उसके साथ एक गिल्ट अटैच्ड कर दिया गया है कि कोई भी चीज़ हो एक गिल्ट अटैच है, मतलब आप खुश होते हुए आपको एक गिल्ट महसूस होता है कि यार, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, आई डोंट नो व्हेदर आई एम राइट और रॉन्ग। जैसे आपको क्या बात है डॉक्टर साहब, वो मिसाल में टीवी पे नहीं दे सकता। अच्छा सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे यहाँ है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि गिल्ट जो एक अटैच है ना, ज़्यादा हंसो मत, ये हो जाएगा,
ज्यादा खुश मत रहो अपने शायद मेरे ख्याल से एक वो जो गिल्ट इतनी चीजों से अटैच्ड है मेरे ख्याल से उसकी वजह से आई थिंक ओवरऑल एक जनरल माहौल बड़ा एक सीरियस सा रहता है इस शहर में। सीरियस रहे तो फिर लोग काम करें, काम के वक्त सीरियस नहीं होते हम लोग। काम, हाँ आपको लगता है डॉक्टर साहब ऐसे? अब कहाँ सीरियस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप बेतहाशा लोगों की जिल्द का और बालों का इलाज करते हैं, मुझे एक बात बताएं, हमारे पास और भी एस्थेटिशियंस आते हैं, बिल्कुल हमारे पास और डर्मेटोलॉजिस्ट भी आते हैं, और डॉक्टर साहब हम उनसे यही पूछते हैं कि आजकल के मौसम के हिसाब से प्रेवलेंट बीमारी कौन सी है, कौन सी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा आजकल क्लाइंट्स जिसकी प्रॉब्लम आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तो एक्नी बहुत है, ठीक है, क्योंकि आम भी लोग खा रहे हैं, गर्मी भी है, ठीक है, फिर फ्रेकल्स बहुत हो जाते हैं, पिगमेंटेशन बहुत है, बालों में गर्मी बहुत होती है तो पसीना होता है, जुएं लीके बच्चों के बहुत हो जाती हैं, थर्डली डैंड्रफ गर्मी में भी है, ठीक है, चौथा शेडिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पानी ऐसा होता है खा रहा है कभी या प्रॉपर अच्छा नहीं है, ठीक है, चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आपकी डाइट सही नहीं है, पांचवी चीज़ नींद सही नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखते हैं पूरी बॉडी में ना बड़ा कॉमन है आजकल हर एक को, प्रिकली हीट, गर्मी दाने हैं, फंगस है, वायरल है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, थोड़ा सा ख्याल करें तो बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रीटमेंट्स के ऊपर आजकल रिलाई करते हैं, मुझे एक सवाल आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर कोई अपने चेहरे पे फिलर कराते हैं लोग या बोटॉक्स कराते हैं जिससे एक चेहरा फिक्स हो जाता है तो किसी ना किसी तरह, डॉक्टर साहब उसके बाद जो वेट फ्लक्चुएशन होता है तो क्या उससे वो लूज हो जाता है या उससे? देखिए उसमें वेरिएशन तो आती है मगर उसको आप मेंटेन करें। देखिए एक दफ़ा आपको जो पहले आमतौर पे फिलर्स बोटॉक्स ज़्यादातर वही लोग कराते हैं कि कराना चाहिए जो कॉन्शियस होते हैं ना, अपना केयर करते हैं। देखिए कोई चीज़ भी आप बनाते हैं उसको मेंटेन करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप फिलर कराना चाहते हैं, आप बोटॉक्स कराना चाहते हैं और वाइटनिंग इंजेक्शन है, कुछ भी है तो ये तो भी अच्छी बात है, मतलब देख के करें कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, ओवरडू नहीं होना चाहिए ना। डॉक्टर साहब ये वाइटनिंग इंजेक्शंस के भी काफ़ी ज़्यादा वो उसके वो आते हैं, अलग अलग फार्मूलाज आते हैं। देखिए फार्मूला तो एक ही होता है, ठीक है, मगर उसको आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? क्योंकि डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जहाँ तक मेरा इल्म है एक उसकी आई थिंक पोटेंसीज का फर्क होता है, बिल्कुल पोटेंसी डिफरेंट होती है बहुत, बिल्कुल बिल्कुल उसको मतलब जैसे कि हाफ डाइल्यूटेड होता है, फिर इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली, मतलब एकदम से एक डोज नहीं दे देंगे या बहुत डिब्बा लिया वो घर में मासी से लगवा रही, ये तक इशू है। डॉक्टर साहब अगर बहुत गोरे लोग जो ऑलरेडी गोरे हैं वो लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं। देखिए उसमें ग्लूटाथायोन है, ठीक है, वो आपका एंटी एजिंग है, एंटी आपका एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरस है, ठीक है, तीनों चीज़ें, तो वो बड़ा अच्छा है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर ये कि आप एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना कि किसी काम सही बंदे सही से कराएं और क्या डोज है, क्या गैप होना चाहिए, क्या नहीं गैप हो ना, अगर कम टाइम के लिए आए हुए, अगर आप डेली लगवा रहे हैं तो गैप नहीं है तो फिर क्या प्रोसीजर हो वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब ये नौरीन ने कराची से हमें मैसेज किया है, बहुत बार बालों का बहुत ख्याल रखते हैं, साफ भी रखते हैं, उसके बावजूद जुएं हो जाती हैं, इसकी क्या वजह होती है? देखिए मेरा ख्याल है इसकी वजह यह है कि उनकी वो खुद मेल नरिश्ड है, ग़िज़ा अच्छी नहीं है, थोड़ा उनकी सेहत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मेल नरिश का मतलब ये नहीं कि आप जो है, हाँ बिल्कुल कि आप सब कुछ खा रहे हैं फिर आप कह रहे हैं मैं तो खूब अच्छी तरह खा रही हूँ पेट भर के, मेल नरिश का मुराद है कि आप नशोनुमा मतलब सही, मतलब उनकी बैलेंस डाइट नहीं है कि मतलब अब सब्जियां भी हों, दालें भी हों, ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइजीन, ठीक है, सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। सफाई मतलब ये कि आप एक दिन छोड़ के आप बाल धो लें, एक मिथ बनी हुई है कि जी बाल धोएंगे तो झड़ जाएंगे, और थर्ड चीज़ ये कि आप कोई विटामिन ज़रूर लें कि इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, आप कमज़ोर होते हैं ना तो भी बीमारियां आपको जल्दी आ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक बहुत ही इज्जत के साथ में एक बात आप लोगों से शेयर ये करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को मैं राय जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब इसकी राय दें तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब हम लोग पंजाब में बहुत शूटिंग करते हैं और उसके अंदर आपको पता है हमारी शूटिंग रोल डिपेंडेंट होती है, कभी बड़े घरों में कभी छोटे घरों में। डॉक्टर साहब एक मसला जो यकसा मुझे लगा हर तबके के अंदर कि पंजाब में मैंने ये चीज़ बहुत कॉमन देखी है कि घर के अंदर एक कॉमन आईना होता है और उस कॉमन आईने पे एक कंघी होती है जो आते जाते मेरे ख्याल से सब फेर रहे हैं और उसी के साथ एक कॉमन आई थिंक टॉवल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बिल्कुल आपने सही मतलब किया, कंघा तो डेफिनेटली अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए ना डॉक्टर, अलग होना हर एक का ना, और तौलिया भी अलग होना चाहिए, ठीक है, और पिलो कवर्स का भी मतलब गिलाफ का भी ख्याल रखना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, टूथब्रश तो डेफिनेटली होता ही अलग है,
ठीक है, बालों का ब्रश, ठीक है, या फिर आपका जो खवातीन का जैसे होता है मेकअप किट होता है, ठीक है, वो एक अलग होना चाहिए, ठीक है। और मतलब ब्रशिंग आप कर रही हैं, ये मतलब बात बालों इतनी सही है डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट मैं है, कभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बिल्कुल स्किप कर गया था। आपने बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका 2-3 लोग आ रहे हैं, सब कंगा एक ही कंगा कर रहे हैं, वो तो बड़ा किलेंगे। अच्छा, हमारे साथ नौरीन है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर खुरम हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी अस्सलाम वालेकुम नौरीन, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी नौरीन जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। जी जी बस नौरीन जी नौरीन, जी आपको नौरीन आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी नौरीन बोलिए बोलिए। हेलो जी हेलो डॉक्टर साहब आपका कैमरा। जी हेलो नौरीन जी बोलिए। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो कॉल ड्रॉप हो गई। कॉल ड्रॉप हो गई। जी नौरीन, आप हमें दोबारा। अच्छा डॉक्टर साहब, बख्तावर का लाहौर से मैसेज है, क्या जुएं वाकई खून चूसती हैं या बस ये वैसे ही कहा जाता है? नहीं नहीं, खून तो नहीं चूसती डेफिनेटली, मगर आपके सर में है। आई थिंक वो डराने के लिए, मेरे ख्याल से डराने ये के लिए myth, कहते हैं कि जी आपको कमजोर कर दिया खून, बिल्कुल ये सही बात है। मगर देखिए, आपको इचिंग तो होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, फिर उसके बाद जाके आपके इन्फेक्शन होने के बाद आप सर खुजाते हैं, तो उससे जाके आपको इन्फेक्शन होने के बाद आप एंटीबायोटिक खाते हैं और चीज़ें होती है, तो आप डेफिनेटली वीक तो हो जाते हैं। और डेफिनेटली उसकी वजह ये खून ये चूसती हैं लोग जो कहते हैं, उसकी वजह ये कि आप जागते हैं, आप सो नहीं रहे होते, हर वक्त इच कर रहे थे, तो आप कमज़ोर हो जाता है। और डॉक्टर साहब दोबारा है कॉल? अच्छा, दोबारा हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करते हैं। नौरीन, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नौरीन। जी वालेकुम सलाम। जी हमारे साथ डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम। जी नौरीन, जी नौरीन कैसी हैं आप? मेरी बहन, जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी बहन है छोटी, उसकी उम्र है 22 साल। जी 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 उसके चेहरे का मसला था, पहले डॉक्टर से ना इलाज करवाया, दाने खत्म हो गया, बहुत ज्यादा छाइयाँ आ गई हैं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कितने दिन से चाहिए आपको? 2-3 माह से ज्यादा आ गई, पूरा फेस पे, अपर लिप पे, फॉरहेड पे। बिल्कुल 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 नौरीन, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, आपको चीजें बता रहा हूँ, आप इस्तेमाल करेंगी तो बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। ग़िज़ा अच्छी है ना आपकी? जी जी ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ठीक है नौरीन, आप हमारे साथ रहिएगा। जवाब आपको हम ब्रेक के बाद देते हैं। कहीं में जाएगा ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद है। आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर खुरम मुशीर हमारे साथ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आपके बालों को, आपकी जिल्द को लेके, तो आप यकीनन हमें कॉल करके डॉक्टर खुरम से बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले नौरीन ने सवाल किया। जी जी बिल्कुल, बस नौरीन का सवाल था कि उनके झाइयाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर अगर आपके अंदर आयरन की कमी है या फिर आपके अंदर वही अगेन विटामिन सही नहीं है, तो आपकी झाइयाँ बहुत आती हैं। सन एक्सपोजर है एक तो पहली बात ये, नौरीन जब भी आप बाहर जाया करें तो जैसे कोई अब तो बट्टा आगे कर लें या थोड़ा कैप पहन लें, ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी है। सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करें, SPF 30 बहुत होगा, ठीक है। और वो ये नहीं कि सिर्फ आपने चीक्स पे लगाएंगे, पूरे चेहरे पे लगाएंगे, माथे से गर्दन और नेप ऑफ द नेक, गुद्दी, सब पे लगाएंगे, ठीक है। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी, जैसे कि इमली, चटनी, अचार, केचप, विटामिन सी की जितनी चीज़ें वो ज़रूर खाया करें। और क्रीम बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, पाकिस्तान में कहीं भी मिल जाएगी, फिर मैं उनको खुद बना के भेजूँगा। असफर के रेफरेंस से मैं आपको TV1 से खुद भेजूँगा, मगर अभी आप एक क्रीम खुद बनाए मिल जाएगी, कॉम्बिनेशन घर में करें, ठीक है। एक ट्यूब लीजिएगा डर्माक्विन 2%, ठीक है, डर्माक्विन 2%, उर्दू में भी लिख लें, पूरा ट्यूब लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ऐड कीजिएगा एक ट्यूब क्यूटीवेट, ठीक है। और थर्ड क्रीम उसके अंदर ऐड करेंगी डिप्रोकॉट G, ठीक है। तीनों ट्यूब आपने मिक्स किए और उसके अंदर डाला 2 चमचे ग्लिसरीन, ठीक है, और 1 चमचा क्रश्ड विटामिन सी की टैबलेट्स मिक्स करके पूरे चेहरे पे लगाएं। और अगर मेरी आपसे मुलाकात हुई तो TV1 के रेफरेंस से मैं आपकी ऑक्सीजन थेरेपी करूंगा, उससे बिल्कुल ये गायब हो जाएंगी। मगर उसके बाद ये कि देखिए झाइयाँ एक दफ़ा आ जाती है और बहुत ज़िद्दी होती हैं,
तो आपको ख्याल रखना है कि एक दफ़ा चली जाए तो फिर उसको मेंटेन करना है कि दोबारा ना आए वापस, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो विटामिन सी की आप क्रश्ड गोलियां कह रहे हैं, वो वही जो खट्टी कैल्शियम, नहीं, वो वाली नहीं। अच्छा, वो कैल्शियम वाली होती वो है। कैल्शियम की होती वो है। बिल्कुल सिंपल सी जो बेसिक होती है ना। अच्छा, वो जो खट्टी सी जो, और अच्छा आई गॉट इट, उसमें ऑरेंज बना हुआ ऑरेंज बना होता है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हलीमा खातून का क्वेटा से हमारे पास मैसेज है। अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया वो जी हाँ, वो लोग क्या, वो mix up कर कैल्सी देते है, हैं। क्योंकि उसमें भी सी हाँ, लिखा हुआ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैल्सी अच्छा से कि लगता आपने है। क्लियर कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हलीमा खातून का मैसेज है, मार्केटिंग में काम करती हैं क्वेटा में, जहाँ के यूजुअली मौसम आपको पता सर्द रहता है और बहुत ड्राई होता है वो। अच्छा, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका बेटा है तकरीबन 18 साल का, उसकी पूरी बॉडी पे चेहरा बिल्कुल क्लियर है, थाइस पे एक्नी है सिवियर। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए एक्नी कह रही हैं, डेफिनेटली वो उसकी साइट नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ कि एक्नी की देखिए साइट जो होती है वो होता है आपका फेस, ठीक है, आपके सर पे भी आती है, आपकी नेक पे भी आती है, आपकी चेस्ट पे भी आती है, आर्म से भी आती है, शोल्डर पे भी, और यहाँ जो होता है वो होता है फॉलिकुलाइटिस। वो कहते हैं जो बाल जो आपकी ग्रोथ होती है जहाँ पे, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो अगर आप एक्ने की क्रीम लगाएंगी तो वो और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो पहली कोशिश ये करें कि जो उसको एक तो कैलामाइन लोशन सुबह शाम लगाएं, ठीक है, और किसी अच्छे कार्बोलिक सोप नहीं होना चाहिए, कोई बेबी बार से नहलाएं, ठीक है, नहाएं वो, और एक क्रीम कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। 3 क्रीम्स हैं, ठीक है, एक तो है फ्यूसिडम एच, ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगे डर्माविट NN, और साथ में ऐड करेंगे जी फ्लॉगिसिड। तीनों क्रीम मिक्स की और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके लगाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या ये एक्नी नहीं तो फिर क्या होगा? फॉलिकुलाइटिस को डॉक्टर साहब, चूंकि डॉक्टर साहब आपको पता है आपके साथ सेशंस कर करके तो आपको पता है पुराने नए एक दिमाग में जैसे एक छन रहे होते हैं सवाल। डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया इनके बेटे की उम्र 18 साल है, तो क्या ये एक हार्मोनल चेंजेस होगा व्हाइल इज ग्रोइंग अप? उसकी नहीं, देखिए हार्मोनल वो तो बिल्कुल होता है। हार्मोनल तो मैंने बताया कि जो एक्नी होती है ना, वो तो चेस्ट पे और बैक पे और चेहरे पे और चीक्स पे और सर में, ये जो है ये आपके इन्फेक्शन है। बिल्कुल इन्फेक्शन हो जाता है। कोई भी जैसे किसी देखिए अक्सर लोगों के कार्बंकल होता है, एक फोड़ा टाइप आ जाता है, अच्छा, पेनफुल होता है, ठीक है, उसी की एक छोटी फॉर्म है फॉलिकुलाइटिस, ठीक है, या फंगस हो जाता है, ठीक है, या कोई खास वजह क्या होती है? गर्मी, ठीक है, गर्मी नहीं भी, अच्छा मौसम है, ठंडक भी है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, इस एज में थोड़ा अक्सर यंगस्टर नहाते नहीं हैं डेली, है ना, वो अच्छी तरह से कवर करेंगे। या फिर इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो कि वहाँ सर्दी में फॉलिकुलाइटिस क्यों होता है कि जो आपने वुलन कपड़े बहुत पहने हुए हैं उससे फ्रिक्शन हो रहा है, तो उससे भी हो जाता है दोनों। अच्छा डॉक्टर साहब, ताबीर फ्रॉम इस्लामाबाद ने हमें मैसेज किया है, जुओं की ग़िज़ा क्या होती है? क्या जिनके सर में जुएं होती हैं क्या उनके बाल घने होते हैं? ताबीर का कहना है कि उनकी 13 साल की बेटी है, उसके सर में बहुत जुएं हो जाती हैं, तब उसके बाल बहुत अच्छे होते हैं, अब उनके बाल बहुत कमज़ोर हो गए हैं और अब जुएं भी सर में नहीं हैं। अच्छा देखिए, अब तो देखिए, अब तो बड़ा ही डिफरेंट ज़माना है। अच्छा, ग़िज़ा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए, मगर वो बड़ी सख्त जान होती हैं। आमतौर पे देखें ये जिप्सीज़ में या जो लोग वो जो कहते हैं ना खाना बदोश नोमैडिक लाइफ गुजारते थे, उनका ये चीज़ है असल में, ठीक है। तो अब तो नई सिविलाइज्ड वर्ल्ड में कम होती है कंपैरेटिवली, मगर वो उन सख्त जान लोगों में होती है जो मतलब हर चीज़, मतलब नहाने को पानी नहीं मिला, कुछ भी मिला खा लिया, उसको असर भी नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो बड़े सख्त जान लोगों की चीज़ है वैसे आमतौर पे, मगर आमतौर पे अगर आपका ऐसा क्राउडेड लिविंग है, सफाई नहीं है, ठीक है, या फिर आप प्रॉपर तेल नहीं डालते, कंघा नहीं करते, ठीक है, तो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, पता नहीं लोग पता नहीं क्यों तेल से भागते। अब तो खैर ट्रेंड दोबारा हो गया है हेयर ऑयल, है ना, हेयर ऑयल का। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हैं ना जिनका एक ताल्लुक अगर आप कहें तो देसी टोटकों से, बिल्कुल, जब मेरे ख्याल से जब देसी टोटकों को आप एक कमर्शियलाइज पैकिंग में करते हैं तो मुझे लगता है लोगों का इंटरेस्ट या उनका ट्रस्ट वो वाला रहता नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको वैसे ही होना चाहिए, है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए जो हेयर ऑयल्स होते हैं या बेसिकली वो हमें जहाँ तक याद पड़ता है कि दादी एक इस तरह करके तेल बनाती थी, उससे सदियों हमारे कजिन्स के हमारे बाल अच्छे रहे। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। वो चीजें आप दुकान में देखते हो, पता नहीं दिल में एक बात आती है, अरे भाई ये तो केमिकल हो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और
मैं देखिए खुद असर में बल्कि आपके नाज़रीन के लिए लेकर आऊँगा। मैंने खुद भी जो बनाया उसको बड़ा देसी टच जी डॉक्टर साहब, कुछ आप बनाते हैं जिसमें आप वो बिल्कुल हर्बल जूट जलाते हैं? जूट भी होता है जी, कलौंजी, अजवाइन, रतन, तो बड़ा बेसिक चीज़ें होती है। लोग पता नहीं इसको सही कह रहे हैं, वो बड़ा एक लगता है कि आर्टिफिशियल सा। अब जो ऑयल होते हैं उनमें चिकनाहट भी नहीं होती, फिर बालों पानी की तरह होता है। ऑयल में तो एक वो होना चाहिए कि लगा के, अच्छा एक 3-4 मिथ्स भी हैं, वो पूरी 3-4 घंटे लगा रहा तो बाल खराब हो जाएंगे, पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, या फिर आपने बहुत तेल लगाया तो नहाने से पहले 10 मिनट लगा लो, वो लोग ये भी कहते हैं। चलो टाइम नहीं हो तो वो लगा सकते हैं, मगर पूरी रात लगाएं तो कोई इशू नहीं है। थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप तेल लगा के चले, बाहर जाना तो मुश्किल है, ठीक है, मगर शैम्पू करने से लोग डरते हैं, बेबी शैम्पू से बाल धोएं, ठीक है, और कंघा खूब करना चाहिए। अच्छा उसके बाद लोग बाल गिनते हैं, ये एक बड़ा इशू है, इतने बाल गिरे तो 100 से अच्छा ये तो गूगल ही कर लें, 100 से 150 बाल डेफिनेटली रोजाना गिरते ही है, गिरना चाहिए, गिरेंगे तो नया। लोग कहते हैं कि सब झड़ तो सारे डेड है मेरे, तो सारे डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से ये वजह भी है ना कि गूगल पे इस तरह की बातें भी लिखी कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई मोहल्लिक बीमारी हो तो बहुत सारे बाल गिर जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो लोगों को ये शदीद ये खौफ भी खाता है। सही कह रहे हैं आप। देखिए जैसे HIV इन्फेक्शन है, ठीक है, एड्स है, तो जुकाम का मतलब ये थोड़ी है कि आपको एड्स हो गई, भाई उसमें भी जुकाम हो सकता है ना, या थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको चेस्ट कंजेशन अगर सर्दी में हो गया, आप सर्दी में मरी में घूम रहे हैं विदाउट जैकेट और ठंडी कोक और ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक नमूनिया हो गया या कुछ हो गया, तो ये थोड़ी कि HIV है। लोग थोड़ा सा जुकाम हो तो HIV कहते हैं, ठीक है, सही बताएं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे। अच्छा वो तो मुझे बार बार बुखार हो रहा है, मुझे बार बार जो होता है जुकाम हो जाता है, तो HIV का टेस्ट करा लें, लोग ये कहते हैं बहुत कॉमनली, ठीक है। अच्छा बाल झड़े तो जी अंदर तो कोई मेरे जिगर में तो खराबी नहीं है, जिगर की खराबी ऐसे थोड़ी होती है, ठीक है। अच्छा एक और बड़ा इशू हो गया है, बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी हमें फिल्टर्ड पानी के नाम पे, या वो कहते हैं ना हमारा जो नॉर्मल पानी होता है मिनरल वाटर के नाम पे बड़ी ऐसे पानी मिल रहे हैं जो सही नहीं है। और डॉक्टर साहब वो एक नए नए ब्रांड्स के भी पानी बिल्कुल वो ऑथेंटिक नहीं है, तो उससे लोगों को बड़ा इशू हो रहा है। वो मतलब देखिए नहाना तो एक अलग चीज़ है, मतलब पीने में भी बड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि उससे आपकी किडनीज और लिवर बड़ा एक वीकन अप कमज़ोर हो जाते हैं, उससे आपके बाल बहुत झड़ते हैं। फिर ग़िज़ाइयत नहीं है, ग़िज़ाइयत का मतलब हम यही समझते हैं कि जब तक महंगा खाना होगा तो ग़िज़ाइयत होगी, बिल्कुल सस्ता होगा और तो बहुत अच्छा होगा। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं में जाएगा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद है हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीज़ा, लेकिन दिल छोटा मत करें, डॉक्टर खुरम भी मौजूद हैं। अगर आप अपने कोई भी आपके सवाल हो इनसे या उनसे, इनसे उनसे उनसा का नाम याद आ गया, एकदम से उनसा का नाम याद आ गया। खैर एनीवे शेफ मुनीज़ा, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम जो है वो जैसे डॉक्टर खुरम वाइट कपड़े पहन के आए ना, तो आज उससे सिमिलर जो है हम वाइट वाली खीर जो है वो मज़ेदार सी खीर खास बना रहे हैं। सही बोला मैंने? खीर खास सही बोला मैंने आज। मीठे में तो खीर और खीर में सिर्फ खीर में ये सुना, ये ऐड आता था पहले, याद है? जी बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे पास नादिया की कॉल है सक्खर से, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम नादिया। जी नादिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नादिया, हमारे साथ डॉक्टर खुरम मौजूद है, शेफ मुनीज़ा मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर खुरम, गाड़ी किसकी तरफ घुमाएंगे आप अपनी, बताएं। हेलो जी डॉक्टर खुरम, आपके लिए कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम मिस नादिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक है जी, वालेकुम सलाम, आप कैसे? ठीक है जी, अल्लाह के जी। मिस नादिया, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा किया, आप चैनल पे आए। हमारी तरफ से हमारा चैनल और दूसरे चैनल आ रहे ही नहीं है जिससे आप आते हैं, ये एक चैनल अब चल रहा है, इससे अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत पापा आप और हकीम, ये प्रोग्राम बहुत बेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मिस नादिया, कोई स्किन डॉक्टर खुरम, मुझे ये पूछना है, मेरे स्किन बहुत दाने निकल रहे हैं जी। अच्छा क्रीम वगैरह तो वैसे यूज नहीं करती, कभी कभार लगा लेती हूँ या कहीं बाहर जाना होता है, चंद्रों या कुछ भी लगाती हूँ ना, ऑयली स्किन हो जाती है और दाने निकल आते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा पानी खूब सारा पीती हैं आप?
हाँ पानी पीती हूँ। अच्छा, और बाहर की चीज़ें, बिरयानियाँ, मिर्चें, ये सब चीज़ें तो नहीं खाती बहुत ज़्यादा ना? नहीं नहीं, मैं बाहर का कुछ नहीं खाती। ठीक है। और दिन में एक टाइम ना मलमल के कपड़े में लेके ना बर्फ की टकोर भी किया करें, ठीक है? और मैं आपको एक क्रीम बता रहा हूँ और वो लगाएंगी इंशाल्लाह चेहरा बड़ा क्लियर होगा। एक तो देखिए क्रीम मिलेगी, पूरे पाकिस्तान में हर जगह मिलती है, एक्निल, ACENIL, एक्नी है ना, ACENIL, ठीक है, एक्निल। और इसके साथ ऐड करिएगा एक क्रीम है डेक्टाकॉट, डेक्टाकॉट जो गर्मी में पसीना आता है स्वेटिंग में, उसको क्लियर करेगा। एक्निल और डेक्टाकॉट मिला के लगाएं और लगाने के बाद भी मलमल के कपड़े से बर्फ़ की टकोर करें। कोई बेबी सोप से मुंह धोएगा, फेस वॉश अभी मत करें, और हाथ से दाने मत दबाइएगा। और एक कैप्सूल खाएं रोज़ाना कॉन्टेमाइसिन, ठीक है, 15 दिन, और हमें फिर बताइएगा, फिर उस पर नई चीज़ें लेके और इनके लिए इंशाल्लाह आप खाने तो बताती रहती हैं एक्ने के हवाले से, तो उसमें और ऐड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, ऐसे हमारी एक कॉलर है, मिसेस सना नाम है उनका, और उनका ताल्लुक कराची से। उनका डॉक्टर खुर्रम मुशीर से ये प्लीज पूछे कि वो अपनी स्किन के लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ से ये तो ये अब आप क्या नहीं आप ये बैंक से पूछेंगी कि पैसा कहाँ से आया। बैंक में तो होता ही है। आजकल अकबर इतने खतरनाक जमाने में आपने कैसा सवाल वो जो नहीं वो बैंक वाला कर दिया। डॉक्टर साहब, मतलब समझे, अल्लाह करे हो गया खराब, है ना, अल्लाह करे कि जमाना नाजुक है डॉक्टर साहब जी, जमाना नाजुक हो गया, नाजुक, अल्लाह करे बेहतर हो, है ना इंशाल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ तो बता दें आप अपनी स्किन के लिए। सर ये बस आपकी मोहब्बत है। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन नूर बन के चेहरे, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का बहुत ताल्लुक है अच्छी जल्द से भी। देखिए एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, जितना मूवमेंट हो, जितनी मेहनत करें, जितना पसीना आए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये कि आप जो भी खाएं मतलब एंजॉय करके खाएं, बिल्कुल, और सब चीज़ें खानी चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं अक्सर लोगों को देखो हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते, पता नहीं कैसे होता है। आपको ऐसा होता है? नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हर चीज़ है ना, मुझे भी असफर, आपको भी मेरा ख्याल है। और डॉक्टर साहब मैं तो बस सोचता हूँ कि मैं क्या चीज़ नहीं खा सकता। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई अल्लाह का शुक्र, यही होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब आपको पता है जब ट्रैवल करता हूँ ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का जो नेटिव फूड है वो खाऊं, वहाँ का खाना खाऊं। देखिए हम लोग कभी क्रू के साथ जाते हैं ना तो उन बहुत सारे हमारे जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो बाहर जाके भी पाकिस्तानी खाना तलाश कर रहे होते हैं। हाँ, ये बड़ा अजीब लगता है मुझे बिल्कुल यस्फर की बात इतनी मुझे सही लगी कि आप किसी मुल्क में जाते हैं, वहाँ की चीज़ आप ट्राई करने, मतलब वो पाकिस्तान वो रोटी सालन पाकिस्तानी फूड कहाँ है, और उसी वक्त और उसके बाद पूरा होटल का नाश्ता ठूसा हुआ होता है। डॉक्टर साहब लोग रियलाइज नहीं करते हमारी ब्रेन कंडीशन कर दी है ना, ये एक ब्रेन की कंडीशन बना दी है कि रोटी सालन होगा तो पेट ही खाना है। अब ये एक कंडीशन है। हाँ, जिस डॉक्टर साहब आपको पता है इतनी सारी बीमारियां सिर्फ इस वजह से होती हैं मेरे ख्याल से कि जबरदस्ती एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि दोपहर को भी खाना है और रात को भी खाना है, जब भूख हो या ना हो। अच्छा देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असफर से मैंने पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ जी आप थोड़ा खाने में एहतियात करें, रोटी थोड़ा कम खाएं, चावल ना खाएं। तो क्या खाऊं? मैंने कहा सब्जियां खाएं, मतलब कच्ची सब्जियां। ऐसे लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ कच्चा गोश्त खा लें। तो कच्ची सब्जियां मतलब सलाद होती है जी, और रोटी नहीं खाएंगे। वो भी आप कितने डिफरेंट फॉर्म्स में खा सकते हो। लोगों का कॉन्सेप्ट यही क्यों है कि सब्जियां अगर खा रहे हैं तो टेस्ट नहीं होगा, या अगर हम अपने लिए एहतियात करें कोई खाने में तो शबनी साहब ब्रेन कंडीशन है आपका। हाँ, आपको ये बचपन से हर जगह से सिखाया और सुनवाया यही गया है। पता है असफर बड़े पॉजिटिव तरीके से ये बात कर देते हैं कि ब्रेन कंडीशन है, आदमी बिल्कुल मतलब ठंडा हो जाता है, मगर जब वो सामने बीत रही होती है ना उस वक्त ये समझना कि इनकी ब्रेन कंडीशन है, कोई बात नहीं, इनको ट्रेनिंग दी गई, बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब क्योंकि मैंने अपने साथ शूटिंग के क्रूज को बाकायदा एक लड़ते हुए नाराज होते हुए देखा है कि अब आप सोचें, अब आप एक दूर दराज एक स्कैंडिनेवियन कंट्री में शूटिंग पे गए हैं, 100 लोगों का क्रू है, अब नेचुरली वहाँ पर आपको मैक्सिमम सैंडविचेस या इसी तरह की चीज़ ही मिलती है। सालन रोटी तो सवाल नहीं पैदा होता, वो एक आध पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में हाँ अगर कहीं पे हो। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि हमें थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में वैसे भी फ्लेक्सिबल खाने को लेके तो होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक चीज़ अब कब तक खाते रहेंगे? हाँ ना, बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा मुझे बड़ी हैरत होती थी लोग जब कहते थे कि जी आप जैसे फार ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, अरे थाईलैंड में खा नहीं सकते, आपको अंडे खा सकते हैं, आप डबल रोटी खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं, आप चिप्स खा सकते हैं, इतनी चीजें। ये थोड़ी कि वो कोरमा ही पकेगा तो पुलाव के साथ आप बिरयानी के ये है। फैमिली उनके साथ जब मैं उनके मिली थी तो उनके यहाँ था कि ना बर्गर्स डिनर में थे,
तो उसके बाद वो कहते हैं कि ना बर्गर तो मतलब खा लेंगे, खाने में क्या है? तो ये स्नैक्स है, हाँ ये सही बात है। बर्गर इज कंप्लीट मील है, ये एक सैंडविच है, वो एक कंप्लीट मील है, मगर कोई सूप है, कोई सैलेड है। उस फैमिली की सरबरा यही है, ये अपनी ही फैमिली का बता रही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शबनीजा से इतना ट्रेन कर दिया होगा सबको। मेरे शबनीजा को फुल ट्रेन कर दिया इन्होंने, आपने मुझे फुल ट्रेन किया है ना शबनीजा। देखिए आपकी फूड चॉइसेस बेहतर, ये आप मान लें, आपकी फूड चॉइसेस मैंने बेहतर की है। कि अब ये मत खाया करें, सब कुछ ही बेहतर कर दिए। ख़वातीन और हज़रात, आई थिंक वक्त हो जाता है कि अब हम रेसिपी की तरफ चलें और पता ये करें कि ये जो खीर है ये किस तरह बनती है। किस तरह बनेगी तो हम आपको बता देते हैं। मैंने यहाँ पे जो है तकरीबन 1/4 कप चावल लिए थे, ठीक है। उसको मैंने सोक कर लिया। सोक करने के बाद मैंने उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने उसको ब्लेंड कर लिया क्विक जो है वो खीर बनाने के लिए। अब जो है हम यहाँ पे दूध जो है मैं 1 लीटर ले रही हूँ, उसको हम बॉईल करेंगे, ठीक है। और साथ साथ मैं जो है इसके अंदर शामिल करूँगी कंडेंस मिल्क, ठीक है। शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कंडेंस मिल्क अपने आप में मीठा है और एक वही बात है कि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि इसका दूध जो है वो कड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये चीनी और दूध खूब पकता है तब जाके कड़ा हुआ कढ़ाई का दूध, हाँ, वो कड़ा हुआ मीन्स कि बहुत ज़्यादा इसको स्लो फ्लेम पे कुक किया जाता है तब जाके ये कंडेंस मिल्क बनता है। आप इजीली घर में भी बना सकते हैं। कैसे शबनीजा प्लीज बताएं घर में कैसे? देखिए आपने चीनी और दूध को इतना पकाना है, और अगर चीनी ना खाते हो तो फिर कंडेंस मिल्क नहीं बनता। फिर अच्छा चीनी आप जरूरी है। ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं, गुड़ कर सकते हैं, गुड़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं गुड़ के साथ नहीं बनेगा वो, ठीक है। शुगर ही होगी, शुगर ही होगी, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है, इसको स्वीट करने के लिए। और अब जो है हम इसके अंदर ये जो हमने चावल ब्लेंड किए थे ये शामिल कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा इसको रखा था क्योंकि बिल्कुल ही पिसा हुआ चावल खीर में नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा वो आता है ग्रेनी सा होता है तो वो अच्छा लगता है। अच्छा डॉक्टर खुरम से एक सवाल है जो कि बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब ये आप बताइए कि खीर और फिरनी में क्या फ़र्क होता है? देखिए खाते तो अब दोनों बहुत नहीं, मतलब बिल्कुल सही किया और मुझे अभी इसका जवाब आया जी, क्योंकि खीर में ख्याल चावल आते हैं मुंह में, ठीक है, और फिरनी में शायद चावल नहीं आते। फिरनी में चावल नहीं में भी चावल होते हैं, नहीं चावल तो होते हैं, मुंह में शायद नहीं आते, वो क्रश इतने होते हैं जी, क्रश हुए होते हैं। बताएं शबनीजा ये जवाब सही है या गलत? फिरनी थोड़ी सी ना लिक्विड ही ज्यादा होती है। क्या होती है? नहीं लिक्विड ही, थोड़ी लिक्विड ही ज्यादा होती है, हाँ। खीर वैसे मेरे ख्याल ज्यादा मजे की होती है। खीर थोड़ी सी आई थिंक सॉलिड फॉर्म में होती है, थोड़ी थिक होती है, एक ठोस ग़िज़ा होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट इनके इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, सेम ही है चावल ना, और दूध के साथ। फिरनी को कहते हैं, मुझे लगता है कि फिरनी थोड़ी सी वो, हाँ सही कह रहे हैं, लिक्विड टाइप ना। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर साहब अगर आपसे पूछा जाए आपका फेवरेट स्वीट डिश कौन सी है? बहुत सारे। नहीं डॉक्टर साहब अगर कोई एक आपको शॉर्टलिस्ट करनी हो आज के, मतलब अगर आज आपकी चले, शाही टुकड़े। शाही टुकड़े हमने परसों ही बनाए थे, हाँ जबरदस्त शाही टुकड़े बड़े पिछले हफ्ते बनाए थे, हाँ। बहुत मजेदार होते हैं, है ना, बड़े हेल्दी, बहुत मजेदार, बहुत कैसे बनाए थे हमने ये बहुत अच्छे बनाए थे शबनीजा, इतने मजे के शाही टुकड़े थे वो। और उसके अंदर ना आजकल आपको पता है थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से मीठा बड़ा बैलेंस था, वो अच्छा लगता है, वरना बहुत ओवर लगता है, हाँ हल्का हल्का मीठा हो। लेकिन मेरा जो फेवरेट मीठा ना पता है वो शबनीजा गजरेला है। क्या है? गजरेला नहीं होता डॉक्टर साहब, वो भी बहुत अच्छा होता है, गाजर बहुत उम्दा गजरेला, कितने मजे का होता है। अगर आप ठंडा खाएं तो बहुत मजा आता है। खवातीन और हज़रात लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और यहाँ पे बन रही है खीर। यहाँ खुरम मुशीर भी मौजूद हैं। और खुरम भाई आपसे बख्तावर ने लाहौर से सवाल पूछा है, कह लगी कि सर्दियों में उनके बाल बहुत तंदुरुस्त और घने हो जाते हैं लेकिन गर्मियों में इतने हल्के हो जाते हैं कि स्कैल्प दिखने लगता है, ऑयली हो जाते हैं ना। और गर्मियों में ये तो ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होती है और चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है, सफाई का थोड़ा। सर्दियों में आप बैलेंस, आपको एक कंडीशनिंग हो जाती है ना, ये वजह है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी बालों को आंवले रीठे से धोएं, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड चीज़ ये कि थोड़ा पिस्ता बादाम गर्मी में भी खाएं, ठीक है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक विटामिन ज़रूर खाएं जिसके अंदर 3 चीज़ें ज़रूर हो, मैग्नीशियम हो,
जिंक हो, सेलेनियम हो, और आप बाल रोज धो सकती हैं, मगर आंवले रीठे से धोइएगा या बेबी शैम्पू से धोइएगा। और सेकंड चीज़ है, कंडीशनिंग ज़रूर किया करें। लोग पता नहीं कंडीशनर से क्यों डरते हैं, कंडीशनिंग ज़रूर किया करें। फिर आप हल्का सा जो है आप हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग बहुत डरते हैं, इससे तो बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। अच्छा, आरफा का मैसेज है डॉक्टर साहब सरगोदा से कि उनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है। शी इज़ अ वर्किंग लेडी और वो स्कार्फ करके अपने जॉब पे जाती हैं। अपने बालों को चिकनाई से और ऑयल से बचाने के लिए वो सर में टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करती हैं। क्यों करती हैं वो कह रही कि अगर वो नहीं करो तो बिल्कुल ही बाल उनके, अगर कभी उतारते हैं स्कार्फ तो बिल्कुल ही वो हो जाता है। मुझे लगता है कि उनको शायद फंगल इन्फेक्शन है, सेबरिक डर्मेटाइटिस कहलाता है, ठीक है। तो उसको उनको ग़िज़ा में के अलावा मतलब ओरली एक मेडिकेशन लेना पड़ेगी एंटी फंगल, ठीक है। उससे वो जो उनकी सिक्रेशन हैं वो सही होंगी, ठीक है। और शैम्पू वो इस्तेमाल करेंगी जिसके अंदर जिंक पायरेथॉन कहलाता है, जिंक पायरेथॉन। वो शैम्पू इस्तेमाल, अगर एक काम कुछ भी नहीं करें, आप क्या करें, एक फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम की हफ्ते में 2 एक महीने तक, ठीक है, वो खाएं और जिंक पायरेथॉन से रोजाना सर धोएं और कुछ भी नहीं करें, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत, मुझे लगता है, ठीक हो अच्छा, और डॉक्टर साहब टैबलेट कौन सी उन्हें खानी चाहिए? फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम की हफ्ते में 2, ठीक है, एक महीने तक, यानी टोटल 8, ठीक है। और जिंक पायरेथॉन से रोजाना सर धोएं, रोजाना, आप देखें बिल्कुल जल्दी फर्क आएगा। ओके जी, शमुनीसा जी देखिए, खीर हमारी पक रही है और खीर को जो है जितना आप स्लो फ्लेम पे जो है वो कुक करेंगे उतनी ही उसमें जायका जो है वो आता रहता है। और जायका आता रहता है, बिल्कुल सही बोला था, हर चीज़ में गलती नहीं निकालना। जायका आता रहता है उसमें, उतना फ्लेवर उसका इन्हांस होता है, सीधी सी बात। तो जो है जितना इसको पकाएंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आएगा। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हमें पकाना है, इतना स्लो फ्लेम पे आप बिल्कुल पकाते जाएं, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा चम्मच ज़रूर चलाना है, वरना ये चावल जो हमने ब्लेंड करके इसके अंदर शामिल करे हैं ये नीचे लग जाएंगे और लगने की वजह से इसमें जो है वो जलने की स्मेल आ जाएगी। अरे मुझे इतनी अच्छी लगती है। अच्छा, आपको अच्छी लगती है, लेकिन जो मेहमान अगर उनको आप सर्व करें तो बोले सब थोड़ा सा, अगर वो जो जला जो लग ही जाता है, अच्छा टच, मुझे पता नहीं, मुझे वो स्मोक आपको अच्छा लगता है, वो चेरी ऑन द टॉप है। लेकिन देखिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम किसी ऐसी खातून को सर्व करें तो उन्होंने कह देना कि बहुत लग गई, हाँ लोग, मगर वो जो लग जाती है वो बड़ी अच्छी लगती है। जरा वो होते हैं, लेकिन ना दूध में ऐसी चीजों की ना स्मेल बहुत ज्यादा आ जाती है, ये चीज, तो उस चीज को हम बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। देखिए जर्दे की बात अलग है, लेकिन अगर दूध वाली कोई चीज़ है जैसे शीर खुरमा है या खीर है या कोई ऐसी चीज़ है उसमें बहुत जल्दी स्मेल आ जाती है दूध में जलने की, तो वो जो है ना, अगर जिनको पसंद है, जैसे आप और असफर तो खा लेंगे, बाकी इसके अलावा उन्होंने कह देना है कि ना, हाँ आप लोग ये ऑनियन बताएं, मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल। अच्छा, आपको पसंद नहीं है? मुझे वो स्मेल जो है वो मुझे नहीं पसंद आएगी बिल्कुल, ठीक है। और फिर वो बात है कि मेरे प्रोफेशन पे भी जो है वो लोग आँच आएगी। हाँ कहती तो शेफ है अपने आप को, आता जाता कुछ नहीं, अरे जली हुई खीर खिला दी हमें। ये हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है ना, बिल्कुल ऐसे लोग ना वो मौके की तलाश में रहते हैं ना लोग, बस एक किसी के कुछ एक मिल जाए बात। बिल्कुल। और एक बड़ा लोग ना हमें बुलाते हैं तो जब खिलाने के लिए सामने रख रहे होते हैं तो वो जो एक खौफ क्यों आता है आप लोगों को, वो नहीं आना चाहिए। मैं कहती हूँ आप लोग को अपने आप पर भरोसा आना चाहिए, अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए। आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे सामने जब भी लोग खाना रखते हैं तो बड़ा घबरा रहे होते हैं, आप तो शेफ है, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। भाई क्यों नहीं पसंद आएगा, आपने नहीं, ये पता है उनकी बात सही है, सही है, डर थोड़ा डर लगता होगा कि आपके सामने क्या रखते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर, अगर हम लोग भी अगर किसी गैर मुल्की या किसी बड़े एक्टर के आगे काम करेंगे तो हम भी तो एक टेंशन में होते हैं। बिल्कुल सही, भाई पता नहीं ये जबकि अच्छा होता है इसमें कोई। लेकिन देखिए असफर, मैं भी उन्हीं लोगों में से होके आगे बढ़ी हूँ, ठीक है। और मैं उनको कहूँगी कि जब आप उतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से आपने मुझे बुलाया, इतने प्यार मोहब्बत से आप खिला रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा। वो आपका प्यार, आपका खुलूस उस खाने में है तो वो बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन होता है। तो कभी भी किसी भी शेफ़ को या किसी भी प्रोफेशन के एक्सपर्ट को आप बुला रहे हैं और आप उनके सामने खड़े, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने उसी तरह पॉजिटिव तरीके से रहना है, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बहाल रखें, अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ किया करें। ये जो आप अच्छा बनने की एक्टिंग करी ना, इतनी अच्छी है नहीं आप। हाँ, ये जो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा अपने अंदर शेफ मुनीज़ा, नहीं वो उनके अंदर है, मतलब ये नेचुरल लगा वैसे, नहीं वैसे मगर नेचुरल लगा। वैसे मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, शेफ मुनीज़ा
बेसिकली ना कुछ तो होते हैं डॉक्टर साहब, बेसिकली शबनम बेसिकली बहुत अच्छी खातून है भाई, वो वाइब फौरन आ जाती है और मुझे आपको तो। पता है एक अच्छी तबीयत अगर आपकी है ना तो वो आपके काम में डेफिनेटली नजर। और फिर माहौल में, हाँ वो एकदम से माहौल में, कहते हैं हम लोग कहीं जाते हैं तो अजीब सा माहौल हो रहा होता है। अक्सर टीवी शोज या आप जाते होंगे, रिकॉर्डिंग पे जाते होंगे, तो एक अजीब सा कोई एक आध शख्सियत ऐसी होती है कि आपको लगता है अजीब सा माहौल है। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा शबनम साहब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दावत में गई हो या किसी शादी में गई हो और आपको अच्छी वाइब्स ना मिल रही हो? आई थिंक होता है। यू कैच वाइब्स फ्रॉम होता है, बिल्कुल होता है। और मैं बहुत ज़्यादा जब मुझे नेगेटिव वाइब्स आने शुरू हो जाती हैं तो मैं पता नहीं क्यों कुदरती मैं वहाँ अपने आप को टिका नहीं सकती हूँ, मुझे बस वहाँ से जो निकल है जाती वो है। निकलना होता है। बस एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है अंदर। ये भी सही है, ये भी सही है। आप अपने आप को है। डिटैच कर ले किसी भी ऐसी जगह से जहाँ आपको एक अच्छी फीलिंग ना आ रही हो वहाँ रुकने का या रहने नहीं, का। नहीं, नहीं। क्योंकि आपकी सिक्स सेंस आपको बहुत कुछ बता रही होती है, अगर हम उसको सुन लें तो हम बहुत सी बुराइयों से अच्छा बच फर्ज करें अगर आपको वहाँ रुकना एक मजबूरी बन हो। जाए कि नहीं भाई रुकना है, हाँ, तो मुझे इंटरनली अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता रहता है और फिर वो इन दी एंड वो गुस्सा जो है वो मेरे हस्बैंड पे निकलता है। हाँ। अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त रेमेडी बताता हूँ कि आप वहाँ मौजूद भी रहें और आपको गुस्सा भी ना आएगा। अपने साथ हमेशा हेडफोन्स रखें क्योंकि मोबाइल में तो वैसे ही लगे आप हुए हैं। नहीं कर सकते क्यों? पर फैमिली गैदरिंग्स हो या कुछ ऐसा हो आप उसमें ऐसे नहीं कर सकते। यानी मसला फैमिलीज में है। ओह अल्लाह, देखिए हमें तो बात निकलवानी थी शेख मुनीसा के दिल से जो कि बाहर आ गई। ये मसला फैमिलीज में मगर है। ये बात बड़ी सही है, देखा? बहुत अच्छी टिप थी। ये बात हेडफोन बहुत लगा ले, दूर तक मगर जाएगी। वो आप वो जो कह रही है फैमिली के अंदर होता होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब वो अगर तो अजीब नखरे कर रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग पे अगर हम होते हैं या कहीं भी किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हाँ, वहां वहाँ पे अपने आप कर हेडफोन सकते लगाए बहुत आराम और से। आपके मैं लेक्चर सुन रहा हूँ या कुछ सीख रहा हूँ या कोई लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ, आजकल तो सब यहाँ से फोन बिल्कुल से हो ही बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छी टिप है। लेकिन आप फैमिली गैदरिंग्स में और वो नहीं कर बीइंग बहू या बेटी जो भी आप कह रहे यानी हो, मसला ससुराल में है, ये बात भी बाहर आ गई। अल्लाह का नाम लीजिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ, क्या ये मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्या ये मैं कह रहा हूँ? ये देखिए तो बात आप बताएं, आप बताएं, मैं कह खुद रहा बड़ा हूँ ये बात तो खुद ब खुद बाहर आ रही है। परेशान हो गया हूँ मैं खुद। देखिए आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखिए कभी कोई आउटसाइडर्स भी आ सकते हैं। असर तुम मसला करवाओगे क्या है ये तो मसला करा अड्डा देंगे। करवा देना। डॉक्टर साहब आप एक चीज नोटिस आप रिवाइंड करके देखिए, मैंने कुछ बोला है। अच्छा वैसे मेरे लिए प्लस पॉइंट है, मेरे इन-लॉज देखते ही नहीं बस आप दुआ करें कि इस वक्त फंडी खराबी आ जाओ हो गई हो, है ना, प्लीज इसको एडिट कर दीजिए। जब मैंने कुछ बोला ही कुछ नहीं। नहीं कहा, बात आप आवाज ही नहीं आई मुझे। नहीं उनका मतलब ये कि ससुराल नहीं, मतलब ओवरऑल जब बहुत सारे सारे लोग रिश्तेदार या सब जी होते जी हैं जी देखिए तो डॉक्टर उसमें आप गुलाम मेरी नहीं कर फीलिंग सकते। समझ गए, शायद हाँ। वो भी कुछ ऐसे सफर कर रहे हो अपनी लाइफ में। नहीं ऐसा नहीं, मगर पता है इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि होता ये कि आपको अवॉइड करना चाहिए इन द लॉन्गर रन। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आई थिंक सबका अपना तजुर्बा और अपना हाँ, नजरिया experience है। जिंदगी होता के है। अपने तो एक होता जी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज, आपका जो कैरिज्मा है, आपकी जो लाइट है, आपकी जो एनर्जी, कोई भी चीज कोई भी एनर्जी उसको मांद नहीं कर सकती, ना ही करनी चाहिए। आप अगर एक सूरज है, चाहे जितने भी बादल आ जाए, आपने तो चमकना है और आपने पूरी हर जगह रोशनी फैलानी है। कोई अगर आपके साथ अच्छी तरीके से मुखलिस तरीके से पेश नहीं आ रहा, आप अपना रंग मत बदलें, आप टिट फॉर टैट मत करें। बिल्कुल, आप अगर अच्छे हैं आप क्यों उसके रंग में रंग रहे हैं? अगर आप वरना फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा। बिल्कुल। तो आप अपना पॉजिटिव रवैया ही रखिए, हो सकता है वो शख्स बदल जाए आपके रवैये से। और ना भी और बदले, ना भी बदले, ना भी बदले, उसको ना बदले उसको ना बदलने की इतने कोशिश लोग करें, है हैं ना? दुनिया में कसम जी, से। बिल्कुल। अगर- हाँ। बिल्कुल, बात असफर जी, ने जी। बहुत अच्छी वैसे करी बड़ी और- जबरदस्त बात है है ना डॉक्टर साहब आज आज वो तो क्या पढ़ बड़ी- के आए थे आप? हाँ? कहाँ से पढ़ के आए थे ये बात? आज तो बड़ी जबरदस्त चीजें बड़ी मुझे पहले इन्वेस्टिगेशन की थी किसने? कि वो अच्छा ये यहाँ मसला देखिए है, आप मैंने ये रोज ये करते हैं आप। आज आपने आज देखा है, आप अच्छा, आज चश्मदीद गवाए, जी, जी, ये जी, सब लोग जो है इनके साथ ये मिल इतनी- जाते मैं तो हैं। हैरान रह गया, इतनी ठीक है? खतरनाक चश्मा चीज़ है। दीद नहीं होता, शबरीदा चश्मदीद होता है। चशमदीद चश्मा दीद माशा देखिए वो एक मुझे तो आप अंदाज इस है, कढ़ाई में वो डाल के एक- बता रहे चश्मा दीद गवा गलत वो बोले, कह देते हैं चश्मदीद। देखिए आप नूर कह रहे हैं- चश्म नहीं, चश्म वो होता है, कह चश्म। देते हैं, वो कभी कह सकते हैं। है ना, नहीं कह सकते हैं डॉक्टर ना? साहब मैं चश्मा खाली चश्मा दी थी
डॉक्टर खुरम अच्छा, हमारी ये खीर कहाँ तक पहुंची? डॉक्टर खुरम आपको ये सारी खीर आज आपको जाती है। अरे पार्सल करवा लेता है ना देखिए आज कोई तो मेरा साथ दे रहा है। कैसी खतरनाक क्लास लेता है। हाँ देखिए ये सब कैमरामैन जो पीछे खड़े हुए कैमरों के, वो हमारे बैंड वाले भाई, ये सब इनके साथ चले जाते हैं, पता नहीं ये क्या पढ़ के फूकते हैं, मतलब आपकी सोच होगी। डिस्को डिस्को। हाँ पता नहीं सुबह में आते हैं कर रहे होते, कुछ समझ नहीं आया, आज समझ आया। क्या पढ़ते हैं आप ये तो बताएं। बस शेफ मुनीसा ये छोड़ते हैं, ये एक राज की बात है। ओह अल्लाह, ये राज की बात लोग सुनना चाहते हैं, उनको भी पता चले ताकि वो भी कहीं जाए तो फूके मारते हुए जाएं। अच्छा हम कहाँ तक पहुंचे ये तो बता दें। देखा कैसा घुमाया इन्होंने हमने। जो हलीम में आप चमचा घुमाई जा रही है इतनी देर से। देखिए ये खीर ऑलमोस्ट जो है वो डन है। आप इसका देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, पिंकिश हो गया। पिंकिश क्या हो गया? हल्का सा जो है वो ब्राउन की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा वो जैसे दूध कड़ जाता है, बहुत ज़्यादा पक जाता है तो उसका इस तरीके का कलर होता है। तो ये तकरीबन डन है, ठीक है। और हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा खोपरा ऐड करेंगे। प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं। थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दूँ? कितना ऐड करूँ आप बताइए। चलें आज आप खाएंगे ना। अरे आई थिंक खोपरा तो जितना ज़्यादा उतना मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर रही थी, लेकिन आप लोग वही बात है अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। खोपरे से अच्छा एक फ्लेवर है। फ्लेवर अच्छा आता है बिल्कुल। चलें भाई, असफर के कहने पे हमने 4 से 5 टेबलस्पून ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, और बस इसको हम मिक्स करेंगे। और मुझे इसके अंदर जो है वो आप खोया भी शामिल कर सकते हैं और कलाकंद भी शामिल कर सकते हैं। लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। शेफ मुनीसा यहाँ पे कलाकंद खाई जा रही हैं और खीर में नहीं डाल रही। क्यों शेफ मुनीसा, आप इस ज्यादती क्यों कर रही हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही, आप लोगों ने मुझे खाते हुए देखा। हाँ मैंने ब्रेक देखा में है। किसी के मुंह में जा रहा था वो अलग बात है, पर मैंने नहीं खाया। और अगर मैं खा भी लूँ तो की फर्क पैंदा है ना। वाओ। तो इसके अंदर जो है हम ये कलाकंद जो है वो शामिल कर रहे हैं, और बस ये हमारी खीर जो है वो डन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा नहीं डाल दी कलाकंद? नहीं, तकरीबन 1 पाव डाली है हमने, इतनी ज़्यादा नहीं डाली। 1 किलो दूध में? हाँ 1 किलो दूध में 1 पाव डाली है हमने। इसको हम मिक्स कर लेंगे, बस थोड़ा सा इसको हम इसके अंदर मिक्स करके तोड़ लें। डिसॉल्व हो जाएगी तो खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बस इतना को करना है। ये देखें आप, खीर जो है हमारी वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, ग्रेनी सी है, बिल्कुल ही चावल ब्लेंड नहीं हुआ, और ये बिल्कुल डन है हमारी खीर। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और बस इसको हम डिश आउट करेंगे, ठीक है। बस फ्लेम हम ऑफ कर रहे हैं। इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। और बस इसको मैं जमने रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप ठंडा करके खाएं, गर्म करके खाएं, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आप इसको पसंद करें खाना। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। वालेकुम। थोड़ा सा ठंडा होगा, ये ऊपर से जो इसकी मलाई की लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, उसी में आई थिंक सारी टेस्ट उसी में सबसे वो इतनी मज़े की लगती है वो लेयर मुझे। और बस बादाम, और इसके ऊपर हम ये ऐड कर रहे हैं बादाम पिस्ते, आप जो नट्स ऐड करना चाहें, ठीक है। और थोड़े से पिस्ते शामिल करेंगे हम इसमें। शेफ मुनीसा, बकरा ईद आने वाली है, लेकिन बकरा ईद पे गोश्त के आइटम बहुत होते हैं, लेकिन चंद एक घरों में अभी भी बकरा ईद पे भी शीर खुरमा बनता है। बिल्कुल, मेरे घर पे भी बनता है। अच्छा, ठीक है। और अच्छा लगता है। ईद पे ज़्यादातर बना होता है, वरना पूरा साल तो हम नहीं बना रहे होते, दूसरे डिज़र्ट्स की तरफ हमारा ध्यान होता है। लेकिन ईद पे जो है इस तरह की चीज़ें जो है, ट्रेडिशनल चीज़ें जो है बहुत खूबसूरत लगती हैं। शेफ मुनीसा बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से रेसिपी बता दें खीर की। अच्छा जी, रेसिपी हम बता देते हैं। मैंने तकरीबन 1/4 कप चावल लिए थे, उसको मैंने सोक कर लिया। सोक करने के बाद मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद उसको रख दिया। दूध डाल के आपने थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है, पानी शामिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने दूध जो है वो 1 लीटर लिया, उसके अंदर मैंने 1 टिन कंडेंस मिल्क का ऐड किया। आप कंडेंस मिल्क ना ऐड करना चाहें, आप चीनी शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मैंने क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मज़े का आता है, इसलिए कंडेंस मिल्क शामिल किया था। उसके बाद मैंने इसको इतना पकाया, ठीक ठाक पकाने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा किया। थोड़ा सा उसके बाद मैंने इसके अंदर फिर वो जो ब्लेंड किए हुए चावल थे वो शामिल कर दिए। अच्छा, चम्मच आपने चलाते रहना, वरना चावल जो है वो नीचे लग जाएंगे। उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ ये गाढ़ा हो चुका है, इसके अंदर मैंने खोपरा शामिल करा, पिसा हुआ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 से
5 टेबल स्पून शामिल करा है, आप 2 से 3 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लास्ट में इसके अंदर कलाकंद शामिल करा, आप वो ना शामिल करना चाहें आप थोड़ा खोया शामिल कर दीजिए 1 पाव के करीब। वो शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा पकाया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, वरना जो है अगर वो इसके अंदर घुल जाएगा बिल्कुल ही, फिर वो मुँह में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी, हमने डिश आउट करा इसको और इसके ऊपर बादाम पिस्ते से हमने इसको गार्निश कर दिया। आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बाकी इसमें डाल दूँ। हाँ। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपके लिए बनाई खीर। यकीनन आप इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लग तो रही है, पता नहीं टेस्ट में कैसी, जब ठंडी जाएगी तो कल हम आपको यकीनन बताएंगे कि खीर कैसी बनी है। डॉक्टर खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमेशा आप बहुत 4 चांद लगाते हैं हमारे शो। नहीं बहुत मजा आया, बड़ा आप शेफ मुनीसा को बहुत बड़ा शेफ मुनीसा ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई और बड़ा बेहतरीन मुकाबला किया। डट के माशाल्लाह डट के ही मुकाबला करते हैं शेफ मुनीसा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ मुनीसा। आपका भी ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। ये है वो कागज़ का टुकड़ा जिसने कितनी ज़िंदगियां बनाई, कितने ख्वाब पूरे किए, कितने ख्वाब तोड़े और कितनी खुशगवार ज़िंदगियों में जहर घोले और कितनी उदास ज़िंदगियों में खुशी की लहर लेकर आया। ये है ख़वातीनो हज़रात निकाह नामा, जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी भाग दौड़ करते हैं। हम जब पैदा होते हैं तभी से हमारा निकाह नामा हमारे वालिदैन के दिमाग में झूल रहा होता है कि आए मैं अपने बच्चे की शादी इस तरह करूँगी, इस तरह करूँगी। और जब हम अपनी बेटियों को ब्याह रहे होते हैं तो भी हम यही सोचते हैं कि भाई इसके अंदर ये ज़रूर होना चाहिए और वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन एक जो बहुत ही हिमाकत की बात है वो ये है कि निकाह नामा साइन करने के बाद हम सब भूल जाते हैं। आप पढ़ते भी नहीं कभी कि उसके अंदर कौन कौन से क्लॉज हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें जो आप बाकी आगे जाके अपनी ज़िंदगी में उस राइट को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया दाऊद और उवैस सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत ही आला वकील हैं दोनों, और सादिया तो बहुत दफ़ा हमारे शो में आती रहती है, उवैस भाई भी आते रहते हैं। मुझे एक बात ही बताइए, निकाह नामा एक बहुत ही एक पुरवकार और एक बहुत ही एहतराम का कागज़ का एक टुकड़ा है, तो कागज़ का टुकड़ा, लेकिन है तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हम साइन करते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, राइट। मुझे एक बात ही बताइए, सबसे ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट निकाह नामा को लेके क्या है? कॉन्सेप्ट इसके मुताबिक ये कि सबसे पहले तो इस निकाहनामे को आपको फुलफिल्स करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें है क्या। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, कुछ क्लॉजेस हैं जिसका मिसयूज़ भी हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि आप सेकेंडरी चीज़ों को पहले देखते हैं, प्राइमरी चीज़ों को नहीं देखते। सेकेंडरी में ये चीज़ें आ जाती हैं कि भाई ये वाला हॉल होना चाहिए, इस किस्म की हमें तैयारी होनी चाहिए, इस तरह की हमें दुल्हन बनेगी, खाने का कितना होना पर हेड कितने हैं, मेरे खाने मेरे जो मेहमान आ रहे हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो असल बेसिक चीज़ है जो निकाहनामा है उसके ऊपर दोनों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम लिख क्या रहे हैं, और दोनों के मामलात को इसके अंदर बहुत तरीके से लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही। साथ ही आपके ख्याल से कि शादी से पहले क्या दूल्हा और दुल्हन को निकाहनामा दे देना चाहिए पढ़ने के लिए, मतलब 3-4 दिन पहले, कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ तो नहीं करने क्या वाले हैं? बिल्कुल। देखिए, जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं पहले उसे पढ़ते हैं, बिल्कुल, कि ताकि आगे चल के हम किसी लीगैलिटी में ना फंस जाएं, या हमसे क्या साइन करवाया जा रहा है आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए बाउंड हो रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप बाउंड किस चीज़ के लिए हो रहे हैं तो आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इस्लाम ने हमें, हमारा मज़हब बहुत बेहतरीन मज़हब है, मॉडर्नाइजेशन है उसमें, उन्होंने हमें ये बताया है कि आप उसको डॉक्यूमेंटेड कीजिए। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेड कीजिए, उसमें सारे क्लॉजेस भी दिए, हमें जीने का रास्ता बताया कि जब आप दो लोग एक ज़िम्मेदारी की तरफ आ रहे हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, उसको समझिए। अब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या, आपको तो सिर्फ ये पता है कि जी अच्छा हक महर ये था मेरा, बस इससे ज़्यादा तो आपको पता ही नहीं कि आपके अल्लाह ताला ने आपको हुकूक क्या दिए और क्या क्या आपके राइट हैं।
लड़कियों को अगर अपने राइट्स का पता चल जाए तो वो बहुत हद तक अपने आप को सिक्योर कर सकती हैं, और लड़के भी अपने आप को फ्रॉड से बहुत हद तक सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन मेजॉरिटी में आज मैं और अवैस भाई मौजूद है। अवैस भाई, मर्दों के क्या हुकूक हैं निकाहनामा में? मर्दों के ही हकूक़ होते हैं ज़्यादातर, तो इसके अंदर ज़्यादातर हकूक़ जो है वो मर्दों के ही हैं। अच्छा। तो इसमें जो राइट होता है वो फिर इसमें इजाब व कबूल होता है, ऑफ़र एक्सेप्टेंस होती है। उसके बाद जो है हक महर का होता है, वो औरत का राइट होता है कि हक महर जो है प्रॉम्प्ट है और डेफर्ड है। प्रॉम्प्ट का मतलब कि उसी वक्त अदा करना है, और डेफर्ड जो है वो बाद में कितना अदा करना है। तो इसमें क्लॉजेस इसके मौजूद हैं। अब क्या होता है, इसमें मर्द के पास राइट होता है तलाक का, कि वो मर्द के पास ही रहता है। तो इसमें अगर आप देना चाहें, तफवीज़ करना चाहें, तो क्लॉज नंबर 19 है कि उसके तहत जो है आप उसको राइट दे देते हैं कि वो तलाक ले सकते हैं, मगर उसमें भी कंडीशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसको ज़्यादातर अमूमन जो है वो छेड़ते नहीं हैं, काजी साहब जो है वो खुद ही क्रॉस कर देते हैं, खुद ही अपनी तरफ से। वैसे दोनों घरों की रजामंदी से वो उसको क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप ज़्यादा बारीकी में जाएंगे तो मसले मसाइल भी निकल के आते हैं। तो बारीक चीज़ है, इसलिए कहते हैं कि आप शादी करने से पहले कम से कम एक हफ्ते पहले अगर दो बड़े भी घर के बैठ रहे हैं, लड़का लड़की बैठ रहे हैं, तो उसको उसके डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस पे क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लगा निकाहनामे पे क्रॉस लगा हुआ है, और उसमें ये लिखा हुआ है शौहर ने तलाक का हक बीवी को तजवीज़ किया है या नहीं, तफवीज़ की कर दिया है। अगर कर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत, शराइत के ऊपर आया शौहर के तलाक के हक पर किस किस्म की पाबंदी लगाई गई है? आया शादी के मौके पर मेहरो नान नफका खर्चा। सुनी किस मुश्किल उर्दू में लिखे हैं, मुझे भी नहीं आती। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा हमें वैसे ही, मेरे ख्याल से मेरी ये गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जो निकाहनामा है, आई थिंक उसको आसान उर्दू में किया जाए, ताकि हर इंसान पढ़ तो समझ तो सके। अब मुझे देखिए, मैं अच्छा खासा, मैंने उर्दू अच्छी खासी पढ़ी हुई है, उर्दू में हम लोग काम भी करते हैं। ये नान नफ़का वगैरह से ताल्लुक़ कोई दस्तावेज तैयार किया अगर किया गया तो उसकी अच्छा जी, सही है। सुनिए, तो इसके अंदर क्या क्या क्लॉज हो सकते हैं आपके ख्याल से? अगर जो मर्द है जो अपनी होने वाली बीवी को किन वजूहात की बिना पर इन केस अगर वो बंदा कहीं बाहर जा रहा है जी, और बाहर जा रहा है, उसको फिर आगे जाके पता लगता है कि मैं वापस नहीं आ सकता, या मैं वहाँ पे जाके अल्लाह ना करे कोई क्रिमिनल केस हो गया या कोई केस मेरे ऊपर है और मैं जेल में चला गया, उसके पास है, वो राइट दे के जा सकता है अपनी बीवी को कि भाई मैंने आपको राइट दिया हुआ है, आप तलाक ले सकती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस भी होती हैं। अच्छा, अगर खातून, सॉरी टू कट यू, खातून अगर तलाक लेती हैं, ये राइट एक्सरसाइज करती हैं, तो फिर हलाला फिर भी होगा अगर दोबारा से साथ होना चाहें? नहीं, तो फिर तो मैरिज ही ख़त्म हो रही है। नहीं, अगर ये लोग साथ होना चाहें तो फिर हलाले के प्रोसेस, हलाले का एक प्रोसेस है, तलाक़े एहसन और तलाक़े जो उसमें है, हलाले का एक प्रोसेस यूज़ होगा, वो उसके तहत जो है उसके पर दोबारा निकाह में आ सकते हैं, दोबारा निकाह में। मगर हलाले का सिस्टम ये है कि हलाला फिर आपने ये देखना है कि अगला जो बंदा है वो फिर आपको उसी तरीके से डिवोर्स दे, ज़बरदस्ती नहीं है उसके अंदर। अच्छा, मतलब आपकी अपनी मर्जी से वो डिवोर्स देगा तो हलाला है। अच्छा, इस पे मेरे पास एक केस आया था जी, तलाक के हक की तफवीज़ के ऊपर। जी जी, अभी रिसेंट एक केस आया था। शी वाज अराउंड 62 इयर्स ओल्ड, 62 साल जी, और उनके हस्बैंड थे 67 के, मतलब दोनों रिटायर्ड थे। बच्चे उनके शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे। अच्छा, बच्चा जो उनका जो बेटा था वो अपने ससुराल की तरफ कहीं रह रहे थे, उनके साथ नहीं रह रहे थे दोनों। अब उनके साथ ये हुआ था कि 30 साल पहले उनके आपस में कोई डिस्प्यूट अराइज हुए होंगे, तो वो पहले भी अदालत गई। जब वहाँ गई तो वहाँ पे जो कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि वो दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया था। म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कोर्ट ने उनको ये पावर दिलवाई कि अगर इन केस इन फ्यूचर आपके हस्बैंड आपको दोबारा से तंग करें या आपको डोमेस्टिक वायलेंस करें या इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो आपके पास ये हक उनके शौहर से दिलवाया गया कि डेलीगेटेड डिवोर्स का आपके पास हक है, तफवीज़ का हक है, तो आपको कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप को डिवोर्स जो है प्रोनाउंस कर सकती हैं। ठीक है, फिर आप यूसी में उसको जमा करवा दीजिए, जो उसका एक पूरा एक प्रोसीजर है। वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ ना अब नहीं बर्दाश्त कर सकती इनको, और अब जो है मुझे आप फौरी तौर पे इनसे आज़ाद करवाइए। मैंने उनका तमाम सिनेरियो सुना, मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड ना किसी लेडीज़ के साथ इन्वॉल्व हैं, ना वो अल्कोहलिक हैं, किसी और चीज़ में नहीं है, जिस सिर्फ जो पुराने ज़माने के वक्तों के मर्द हजरात होते थे कि ज़रा सख्त मिजाज हुआ करते थे कि जो मैंने कह दिया वही होगा, हर चीज़ में बात करना। तो हुआ ये कि वो पहले सख्त मिजाज ज़रूर रहे, मगर वो वक्त के साथ, उम्र के साथ और तबीयत ख़राबी के साथ, हेल्थ कंडीशंस के साथ इंसान चिड़चिड़ा मज़ीद हो जाता है, तो वो मज़ीद उस तरफ जा रहे थे। ठीक, खातून भी, उनकी भी एक बर्दाश्त की एक लिमिट थी, वो भी उस तरफ जा रही थी।
ऐसे सिचुएशन में हमारे माशरे के अंदर क्या होता है कि हमारे जो घर में बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को संभालते हैं। पापा ठीक है, आप ठीक रहें, कोई मसला नहीं है, मैं देख लेता हूँ। अम्मी आप ठीक रहना, क्या गुस्सा कर रही हैं? अम्मी गुस्सा करती हैं, सारी ज़िंदगी पाल के तुम लोगों को दे दी, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जो टिपिकल जो बातें हम सुनते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब वहाँ पे उन दोनों के दरमियान बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी। अब वो दोनों जो है, जब उनके अंदर लड़ाई हुई तो कोई था ही नहीं वहाँ पे पैचअप करवाने के लिए। वो आ गई, उनके पास पैसे मौजूद थे अपनी जो है रिटायरमेंट के, वो वर्किंग लेडी थी। तो जब मैंने उनके तमाम सिनेरियो को समझा सुना तो मैंने उनको एक चीज़ समझा दी कि देखें, वो आपको मार नहीं रहे हैं और थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अब हेल्थ कंडीशंस के साथ चेंज हो रही हैं। बेहतर है कि आप तलाक की इद्दत करें इस उम्र में, ठीक है, आप बेवा की इद्दत कर लें, वो बेहतर होगा। हमारे माशरे के अंदर ऐसी ख़वातीन को फिर भी इज़्ज़त दी जाती है, ठीक है। और दूसरा ये, उनके बेटे को मैंने ये समझाया कि जब आपके फ़ादर ऐसी एज पे खड़े हैं कि जब वो उनका खुदा न खासा उनका इंतकाल होता है, ठीक है, तो उसके बाद सारी इनहेरिटेंस तो आप लोगों के पास आनी है ना, विरासत भी तो आपके पास आनी है, ठीक है। तो इस तरह से जब तमाम ऑलराउंडर उनको तमाम चीज़ें समझाई गई, फिर उनकी वालदा मानी कि हाँ नहीं चले मैं देख लेती हूँ दोबारा कि अगर ये मुझसे बदतमीज़ी ना करे। और वो वापस गई हैं, उन्होंने 2-3 दिन गुजारे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनका मेरे पास मैसेज आया कि सादिया मुझे अब समझ में आ गई है और अब मैं इनके साथ वक्त गुजार रही हूँ, अगर मुझे कभी ज़रूरत हुई इन फ्यूचर तो फिर मैं आपसे रब्ता करूँगी। सही है, ज़बरदस्त। तो ये पावर एक्सरसाइज ख़वातीन गुस्से में आके भी करना चाहती हैं अगर उनको राइट मिल जाए। अब वो इस उम्र में आके इतनी समझदार सुलझी हुई खातून आ गई, तो आप सोचें एक यंग लड़की है जो कि बहुत ही जज्बाती होती है, उसको ये पावर अगर आप दे देंगे तो वो क्या करेगी? कितना अच्छा पॉइंट है ख़वातीन और हज़रात। चाहे तलाक का कागज़ हो, चाहे निकाह नामा हो, जज्बात में दोनों आपने साइन नहीं करने। ये दोनों कागजात जो है इनका बहुत एहतराम है, इनको सोच समझ के, बातचीत करके, सलाह मशवरा करके ही साइन करें, क्योंकि ये दो ज़िंदगियों का, दो ख़ानदानों का, दो इज़्ज़तों का मामला होता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजेगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि निकाह नामा क्या चीज़ है। क्योंकि हम लोग निकाह नामा साइन करते हैं, पढ़ते बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे हुकूक हैं इसके अंदर जो कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उवैस, ये जो खातून को जो तलाक का हक दिया जाता है, अगर आपने शादी के वक्त ये हक नहीं दिया गया या उस वक्त नहीं था, क्या बाद में इसको ऐड करा सकते हैं? अमेंडमेंट हो सकती है? बाद में अमेंड्स के लिए आप यूनियन काउंसिल से रब्ता कर सकते हैं अगर आप अमेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया, जैसे कि आप बाहर जाना चाह रहे हैं या पावर देना चाह रहे हैं, तो आप यूनियन काउंसिल से रब्ता करके इसके अंदर दोनों को कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर दोनों को लिख के अपनी राइट्स को एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अच्छा, हो सकता है निकाह नामा कभी भी अमेंड हो सकता है? अमेंड हो जाएगा इसमें। अच्छा सादिया, जिस तरह हम ये बात कर रहे होते हैं तलाक की, शादी की, और बच्चियां, ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा एक जज्बात में आके ये वाले फ़ैसले कर रही होती है। एक बर्दाश्त की हद इसके अंदर आई थिंक बहुत काम करती है, क्योंकि बहुत दफ़ा जब आपकी बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, कभी कभी आपको जनरली भी लगता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हों। उसका मुझे एक बात बताएं, तलाक की शरह हम लोगों ने पहले भी इस बारे में बात की थी, बढ़ रही है, और आप बहुत दफ़ा इस बात का जिक्र करती हैं जब भी हम यूजुअल डिस्कशन करते हैं कि उसमें सोशल मीडिया का या बढ़ते हुए वक्तों का बड़ा हाथ होता है, बर्दाश्त का हाथ होता है। आप मुझे एक बात बताएं, इसका ऊपर क्या काबू अब पाया जा सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग? आपसे सवाल, इंसान। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस्तिताअत दी कि वो हर चीज़ पे काबू कर सकता है, ठीक है ना। जब हम जानवरों को काबू करके ट्रेन कर सकते हैं, बड़े बड़े हाथियों को एक छोटा सा इंसान काबू कर सकता है, तो वो काबू के लिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक मशीन फ़िट की हुई है कि हम हर हालात का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अंबिया कराम ने हर किस्म के हालात का मुकाबला किया, तो हमारे लिए तो वो मिसालें मौजूद हैं, हम भी कर सकते हैं। बात ये कि हमने अपनी चीज़ों को रिवाइव करना है जो हमारे दरमियान से चली गई। हमें ये देखना है कि हमारे बुज़ुर्ग किस तरह रहा करते थे जो उनके अंदर तलाक़ें नहीं होती थी। आज हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ क्यों आ रहे हैं? आज हम प्रोसेस फूड से भाग रहे हैं। एक टाइम आया था कि प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा इन था, ठीक है ना। तो अब हम जब पीछे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, जो उससे हेल्थ कंडीशन सही रहती हैं, तो फिर हम पीछे ये देखेंगे कि वो उनके अंदर तलाक का रेशो क्यों नहीं होता था, वो किस तरीके से अपनी फैमिली को रन करते थे, क्या बड़े बुज़ुर्गों का किरदार हुआ करता था, ठीक है।
वालदा का कितना बड़ा हाथ होता था लड़की की तरबियत में, या फिर अगर वो ज़्यादा कर रही हैं तो दादी नानी सब किस तरीके से लड़की की तरबियत को देखती थी। लड़कों पे भी विजिलेंस हुआ करती थी कि आप ये कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, रात को आप देर से घर में नहीं आएंगे, किस तरह के दोस्तों में बैठ रहे हैं, और अगर दोस्त आएंगे तो बाहर की हद तक आएंगे, घर में ख़वातीन के दरमियान नहीं बैठेंगे। एक ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल फॉलो होता था जो कि आज भी बहुत अच्छे घरानों में फॉलो होता है, जिसे लोग आजकल बैकवर्ड कह देते हैं कि जी बैकवर्ड हैं ये लोग, तो इनको तो ये सब चीज़ें नहीं पता, मगर वो बेसिकली अपनी फैमिली को बचा रहे होते हैं। आपकी बेटी है, तैयार होकर शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चली गई, आप कह रहे हैं मेरी बेटी तो आजकल के ज़माने की बहुत अच्छी है, कल को उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, कल को वो अपने कहीं गायब हो जाती है, किसी के साथ भाग के शादी कर लेती है, उस वक्त आप कहेंगे कि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। जैसे आजकल हमें केस देख भी रहे हैं इस तरह। जी बिल्कुल, बहुत सारे केसेस क्यों आ रहे हैं। देखिए आप उन चीज़ों को समझें, बैकवर्ड और ये सब चीज़ें, मॉडर्नाइजेशन इन चीज़ों पे लागू नहीं होता। लागू उस वक्त होता है जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें, जिस पे हमारे इस्लाम ने हमें सिखा दिया है। आपके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पेपर है, ये है मॉडर्नाइजेशन की बात। और जबकि कब बताई गई थी ये बात? बहुत पहले। क्या आपके ख्याल से निकाहनामा को पढ़ाना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में? नहीं, इसकी बात देखें ना, शादी की भी एक मेच्योरनेस के लिए एज होती है, ठीक है। उसमें जब बंदा मेच्योर होता है तो उसके बाद आप बैठें और डिस्कस करें इस पॉइंट्स को। जब जाहिर सी बात आप सेकेंडरी चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई फलाना बॉलर से मैंने तैयार होना है, फलाना से मुझे वो चाहिए, केटरिंग यहाँ से, फलाना कैटरिंग यहाँ की होनी चाहिए, मेरे 500 अफराद आएंगे या मेरे 600 अफराद आएंगे, जब वो डिस्कस हो सकता है तो ये तो प्राइमरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ है और सेकेंडरी को आप डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी चीज़ को अगर आप लेके बैठे और डिस्कस करें तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल के इसमें आ सकते हैं, डिस्कस बहुत आराम से हो सकता है। अच्छा सुनिए, क्या हक महर में सिर्फ कैश ही होता है? नहीं, जेवरात भी रखवाते हैं जो लड़की को चढ़ाए जाते हैं। अच्छा। तो लोग वो भी उसी वक्त उनके नाम कर देते हैं कि भाई, मगर उसकी मालियत लिखना भूल जाते हैं। अच्छा। कि हमने इतना तोला तो चढ़ा दिया, मगर अगर उसके साथ वो कितने कैरेट का चढ़ाया है, उसकी राइजुल वक्त में क्या मालियत है, स्पेसिफिकेशंस वो डिटेल में लिख के बताई जाए। अच्छा, ओके। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी ने घर मांगा था। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जो जजमेंट है उसमें घर वर को नल एंड वाइट कर दिया गया। क्योंकि होता क्या है कि मैं हूँ विल्फर्ड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरे पास घर नहीं है और मेरी शादी इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे हो रही है कि भाई मैंने 5 मरला आपको घर देना है या दे दिया, इसके अंदर मेरे नाम पे ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँगा? जब कोर्ट में ये चीज़ जाती तो कहते हैं यार इसकी तो इस्तात ही नहीं है, इसने तो घर लिखा हुआ है यहाँ पे आके। तो ज़ाहिर से अगर आपने देना है तो आप टाइटल जो आपके नाम पे है वो आप उसको रजिस्टर्ड करके दें। अच्छा। ताकि बाद में जो भी मसले मसाइल हो तो वो उसके नाम पे हो। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्फे का वक्त हो जाता है, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। एक क्लॉज है इसमें कि आया दुल्हा के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है तो आया उसने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम ख़ानदानी ऑर्डिनेंस 1961 के तहत यूनियन काउंसिल से इजाज़त नामा हासिल किया है। सुने, अगर ये कोई, मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसमें किसी ने कोई चालाकी की हो, अगर पहले से बीवी मौजूद हो और वो यूनियन काउंसिल से रजिस्टर नहीं करवाया हो, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फिर भी काउंट होगा, निकाहनामा काउंट होगा? क्योंकि आपने तो एक क्लॉज में झूठ बोला हुआ है अगर किसी की पहले से शादी हुई है। देखिए, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि आपका निकाह हुआ, ठीक है, मगर उन्होंने एक वॉइड किया है किसकी शिक को, इसकी शिक जो है उसको वॉइड किया, उसकी सज़ा है कि अगर आप, जी बिल्कुल, अगर आपने किसी से झूठ बोल के शादी की है, फ्रॉड किया है, आपने बताया नहीं आपकी शादी हुई, तो उसकी सज़ा मौजूद है। ठीक है ना, 1 साल की भी सज़ा है, उसके अंदर आपको कुछ जो है वो अमाउंट भी जो है दी जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, सेक्शन 6 है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस, ठीक है, 1961 का। उसमें पॉलीगैमी मैरिजेस के बारे में हमारे पास तमाम चीज़ें डिफाइंड है कि आपको पहली बीवी से जो है वो इजाज़त लेना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, इफ़ इन केस आपकी बीवी इस काबिल ही नहीं है, यानी कि वो पैरालिसिस हो चुके हैं उनके, या कोमा में है, वो बता नहीं सकती, आपको शादी की ज़रूरत है, ज़हनी तौर पे मफलूज, हाँ, कुछ भी हो सकता है, या फिर ये कि वो शादी के जो फ़राइज़ हैं उनको निभा नहीं सकती हैं, या कोई ऐसे कोई इश्यूज़ हैं जो वाकई जीनियन हैं, तो आप फिर
ऐसी सूरत में यूनियन काउंसिल से जो है इजाज़तनामा लेते हैं। ठीक है उसमें नेक्स्ट क्लॉज को आप देखिएगा, उसमें ये लिखा है जी। बज़रिए तारीख मुरासला जिनके ज़रिए सालसी काउंसिल ने दुल्हा को दूसरी शादी करने की इजाज़त दी है। जी। तो ये वो पॉइंट है कि जब आपकी बीवी कुछ मतलब कोई जीनियन रीज़न आ गया है और वहाँ से आप कोई जो है उनसे रजामंदी नहीं ले सकते, तो फिर आप यूनियन काउंसिल से इजाज़तनामा लेते हैं और फिर आप अपनी शादी के लिए, दूसरी मैरिज के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल, मुझे तो आज ही मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पहले तो पढ़ा भी नहीं है, जबकि साइन तो कर लिया था लेकिन पढ़ा नहीं। लेकिन ये तो इतनी आई थिंक एक क्लैरिटी है इसके अंदर जी, क्या आई थिंक आप बिल्कुल भी इसमें फंस नहीं सकते, नहीं फंस सकते आप इसको कहीं भी। अच्छा सुनिए, जब बात हम कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले हक महर की, जिसके अंदर आप कह रहे थे कि घर और फ्लैट इसको नल एंड वाइट कर दिया गया, अब सिर्फ कैश है, आप बताएं। कैश हो गया, सोना आप दे सकते हैं जी। गाड़ी अगर आप दे रहे हैं तो नाम करा के दें आप उसको, अगर आपको घर दे रहे हैं तो चलो नाम उसके नाम पे ट्रांसफ़र करके दें आप। अच्छा, बहुत सारे वालिदैन अपनी बच्चियों को वैसे ही जिनकी इस्तात होती है फ्लैट दे देते हैं या घर दे देते हैं या जेवरात दे देते हैं, उस पर हक बेसिकली किसका होता है? उनकी बेटी का ही? उनकी बेटी को दिया ना, तो वो बेटी का ही हक होगा उनकी। ठीक है। जो घर से वो लेके आ रही है उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, वो उसी की अमानत है। अच्छा, और अगर वो हालात ख़राब के बायस जो शौहर है वो उसको खर्च कर देते हैं या बेच देते हैं, तो फिर उन पर फ़र्ज़ है वापस करें? वो क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस का केस कर सकती है, रिटर्न ऑफ डोरी आर्टिकल्स का कर सकती है कि भाई मेरा जो भी मैं सामान लाई थी वो आप मुझे वापस करें। ठीक है, तो वो क्लेम कर सकती है बिल्कुल। अच्छा सुनिए, डाउरी की जब हम बात करते हैं, जहेज़ की जी। या बरी की, ये हमारे जो लॉ है वो क्या कहता है इसके बारे में? क्या ये इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो कोई इसमें डिस्कशन नहीं है, ये हमारे एक कल्चर का हिस्सा है। कल्चर का हिस्सा? अगर हम कल्चर में जाते हैं तो भाई वो फलाना को बरियाँ देनी है, उसको ये देना है, ख़ानदान के आपके इतने बंदे बैठे हैं ख़ानदान, आप नहीं देंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है। आप मियाँ, इसलिए तो कहते हैं मियाँ बीवी की इजाज़त दरकार है। ख़ानदान तो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई ख़ानदानी लोग हैं या नहीं हैं, हमारी बेटी यहाँ पे सेटल्ड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बस। ख़ानदान की इतनी वैल्यू है बस। ठीक है। उसके बाद मियाँ बीवी ने देखना है कि हमने लाइफ को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कैसे लेके आगे चलना है लाइफ को। महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी मुअज्जल है? आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया है? अगर किया गया तो किस कदर? आया पूरा महर या उसके किसी हिस्से के एवज कोई जायदाद दी गई है? अगर दी गई है तो जायदाद की सराहत, डिस्क्रिप्शन पूरी लिखें और उसकी कीमत जो फ़रीक़ैन के माबैन तय पाई है। ख़ास शर्त है अगर कोई तो वो भी लिख दीजिए। यार ज़बरदस्त, वेरी नाइस। सुने, तो ये निकाहनामा का आई थिंक 1961 में 61 का ऑर्डिनेंस है और ये तब से ये चलता आ रहा है। तब से ये चलता आ रहा तो आपके ख्याल से, क्योंकि आप एक बाशऊर वकील हैं और एक तजुर्बेकार वकील हैं, आपके ख्याल से इसको किसी तरह से अपग्रेड होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्या चेंजेस आप लोगों के ख्याल से होनी चाहिए? नहीं, इसमें तो देखें कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लिखा हुआ है। अगर हम रिसेंट मिसालों की मैं बात करता हूँ तो तलाक का रेशियो कम है बनिस्बत खुला के। अच्छा। अगर आप तलाक की बात करते हैं तो रेशियो कम आ जाता है, और जो खुला है उसका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। खुला जो है वो लड़की का राइट है कि वो जो है कोर्ट में क्लेम करती है कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो वो कोर्ट में चली जाती है, उसका एक प्रोसेस अडॉप्ट करती है, उसके बाद वो खुला क्लेम कर देती है। मेरे हिसाब से अगर चेंज होना चाहिए तो थोड़ा सा कोर्ट से पहले एक आर्बिट्रेशन होनी चाहिए दोनों के दरमियान। ठीक है। कि भाई ऐसा क्या मसला है। 70% जो है खुला के लिए आती हैं और वो उसके अंदर ऐसी बातें लिखती हैं जो हो ही नहीं सकती, हमारे माशरे में नहीं है। अच्छा। एक सबसे अहम क्लॉज ये लिख देते हैं कि भाई मुझे 2 जोड़े के साथ घर से निकाल दिया। यार हमारा माशरा ऐसी इजाज़त देता नहीं है। अगर रेयर केसेस में 1 या 2 में अगर ऐसा हुआ तो वो सब ने एक प्रेसिडेंट सेट करके उसी की एग्जांपल पे चल पड़े। एक वो स्टोरी है जो सब एक स्टोरी को नरेट करके। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, वैसे आपको क्या अंदाज़ा हो जाता है कि कोई स्टोरी बना रहा है या किसी की स्टोरी में अगर सच्चाई नहीं है? जब कोई आता है तो इतना तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्यों आ रहा है। अच्छा। और क्या मतलब है इसका। जो जेन्युइन चीज़ होती है वो सामने आपको पता चल जाती है कि यार खर्चा नहीं दे रहा, और ख़र्चे के अलावा वो बच्चों का जो ख्याल नहीं कर रहा, या बीवी के जो हकूक़ हैं वो फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहा। जब वो आती है डिस्कस करती है तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या मामलात हैं। और अगर कोई और चीज़ होने वाली है कि अगर वो जहन में रख के कि किसी और के मामलात देखना चाहती है, कहीं आगे निकलना चाहती है, तो वो भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये खुला का मिसयूज़ कर रही है। लेकिन मेरे एक वैसे ही जनरल सवाल है, आप प्लीज़ इस पर ज़रा सी रोशनी डालिएगा कि अगर कोई खातून है जो कि आगे निकलना चाहती है, शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी और से हो गई है, एक शादी में रहते हो, उनका कहीं और, या शायद दिल, कभी कभी ऐसा भी होता है आजकल के दौर में देखा गया है कि कुछ रिश्ते होते हैं वो बस फेड हो जाते हैं, नाम के रह जाते हैं, नाम के रह जाते हैं, मतलब उनकी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता आपस में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी होती है, दोस्ती भी होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो एक स्पार्क जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके लिए मतलब
लोग आगे मूव ऑन कर जाते हैं। मेरे ज़ाती तौर पर अगर मैं देखूँ तो आई थिंक इसमें कोई गलती नहीं है, खुश रहने का तो हक सबको है। क्या कहते हैं साथ में? देखिए, खुश रहने का हक सबको है, मगर अगर आप आगे बढ़ रही हैं तो आप पीछे किसी के साथ वायलेशन कर रही हैं। अच्छा, आप इस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रही है ना, आप किसी के निकाह में हैं। हमारा नहीं मैं मैं खुला और तलाक की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग है और ये शादी छोड़ना चाहते हैं, इसको वो करना चाहते हैं, साइन ऑफ करना चाहते हैं इस निकाह को। नहीं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको तलाक मुबर्रा दिया ना, म्यूचुअल कंसेंट के तहत आप जो है उसको तलाक दे सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट के तहत दे रहे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, और अगर वो नहीं देना चाह रहा तो ज़ाहिर सी बात है कोई मसाइल हैं तो नहीं देना चाह रहा, फिर आप कोर्ट में जाती हैं। ठीक, तो पहले तो इस्लाम ने आपको राइट दिया है तलाक मुबर्रा, दोनों म्यूचुअल कंसेंट के तहत बैठे हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, अगर आप भी नहीं रहना चाहते तो आप भी ठीक है उसमें जाएं, वो कंसेंट के साथ आप उसको तलाक दे दें। लेकिन खुला वो होता है ना कि जो खातून खुद क्लेम करती है वो तलाक वो नहीं है तलाक, वो जब लड़की उसको क्लेम करेगी तो वो खुला कहलाएगी। ठीक है। और जब उसकी डिग्री ले लेती हैं तो 3 महीने इद्दत पूरी करती हैं। ठीक है। 3 महीने अपना टाइम करती हैं केवल, उसके बाद जो है वो एक तलाक प्रोनाउंस होती है। अगर वो रिकन्सिलेशन इस 3 महीने के अंदर अंदर करना चाहे तो रिकन्सिलेशन भी हो जाती है। ठीक है, बगैर हलाला। बगैर हलाला। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा, एक और आई एम सो सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये चीज़ पे पूछना चाहता हूँ, जरा हम लोग मूवीज़ में या ड्रामास में देखते हैं तलाक 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 और रिश्ता ख़त्म हो जाता है, तो ये जो इस तरह जो तलाक दी जाती है 3 दफ़ा, ये एक ही तलाक कंसिडर होती है या ये 3 तलाक हो चुकी है और रिश्ता ख़त्म? ये तलाक बिद्दत कहलाती है। तलाक बिद्दत उसमें ये होता है कि एक ही वक्त में जो है वो तलाक दे देता है और वो उसी वक्त इन्फोर्स हो जाती है। ठीक है, उसी वक्त वो इन्फोर्स हो जाती है। ठीक है। और बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर ये होता है कि वो जो 3 तलाक़ें एक टाइम पे दी हैं वो एक तस्वुर की जाती है। ठीक है, तो स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक भी होता है ये। ठीक है, तो ये वो एक ही तलाक कंसिडर, एक ही तलाक, वो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर रहा हूँ। कुछ में वो 3 जो दिए वो एक ही दफ़ा स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है आपका जो फैक्शंस, रिलीजियस फैक्शंस के मुताबिक बिल्कुल। अच्छा, उनमें कुछ 3 को 3 मानते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, को कहते हैं एक उस वक्त में जो दी है वो एक दी है। अच्छा, वो कहते हैं 3 अलग-अलग वक्त होने चाहिए। तो वो तुर का हिसाब होता है, वो 3 महीने जो हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो उसको तुर कहते हैं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने, अगर उसके अंदर रिकंसल हो जाता है तो वो एक तलाक के बाद 2 तलाक का आपके पास राइट है। ठीक है, उसमें आप जो है रिकंसाइल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अगर निकाहनामे को ट्रांसलेट कराना हो तो उसका क्या वो होता है? बहुत सिंपल है। इंग्लिश में तो वैसे ही जब आप रजिस्टर्ड करने जाते हैं तो अब जो नादरा आपको दे रहा है यूनियन काउंसिल, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देता है, ट्रांसलेटेड देता है। हाँ, इन केस अगर आप कोई ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज लोकल वहाँ की, तो वो आप ट्रांसलेट करा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। इसका कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सादी आपका, थैंक यू वेरी मच अवेश, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। निकाहनामा एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप जज्बात की जगह थोड़ा होश व हवास में शादी से कम 10-15 दिन पहले निकाहनामा हासिल कीजिए। चाहे आप जो भी आपका जेंडर हो, आप मर्द हो, आप औरत हो, आप लड़का हो, लड़की हो, आप शादी करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो निकाहनामा पहले हासिल कीजिए, उसे अच्छी तरह से पढ़िए, उसको यूनियन काउंसिल के साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, मौलवी साहब के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपका जो शरई और जो समाजी जो फ़राइज़ हैं, जो हकूक़ हैं, वो दोनों आपको बखूबी समझ आ जाए और आप अपने साथ और किसी के साथ आने वाली ज़िंदगी में ज़्यादती ना करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया शो देखने का। कल फिर आपके साथ होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।